जी। तो जहां हमने कल छोड़ा था उधर से ही हम बात का आगाज करेंगे। कल आप लोगों से मेरी बात हो रही थी पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के ऊपर। इससे पहले हमने पाकिस्तान अफेयर्स और करंट अफेयर्स दोनों के सिलेबस को बड़े अच्छे तरीके से मुख्तलिफ पोर्शंस में डिवाइड कर लिया ताकि हम लोग आसानी से सारा कोर्स कवर कर पाएं। दूसरी बात जो हमने एस्टेब्लिश की वो ये थी कि करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स के सिलेबस में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों का सिलेबस तकरीबन मिलता जुलता है। इसलिए आप लोग देखेंगे कि हम जो टॉपिक्स तैयार करेंगे इंशाल्लाह वो आपको पाकिस्तान अफेयर्स में भी हेल्प करेंगे और करंट अफेयर्स में भी हेल्प करेंगे, क्योंकि दोनों का पेपर जो है वो जनरल किस्म का आता है और करंट अफेयर्स की तरफ थोड़ा ज्यादा टिल्ट होता है पाकिस्तान अफेयर्स के पेपर का भी। तो पहले हमने पाकिस्तान अफेयर्स के जितने टॉपिक्स हमको कवर करना थे उनको हमने वन बाय वन नोट डाउन भी कर लिया। उसके बाद करंट अफेयर्स को हमने 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया। आप लोगों को याद होगा कि पहले ग्रुप को हमने नाम दिया था रिलेशंस का, जिसमें हमने कहा था कि हम पाकिस्तान के रिलेशंस पढ़ेंगे बाकी सारे ममालिक के साथ, खास तौर पे नेबर्स के साथ, पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस, पाकिस्तान चाइना रिलेशंस, पाकिस्तान अफगानिस्तान रिलेशंस, पाकिस्तान ईरान रिलेशंस, और मोर स्पेसिफिकली मैंने ये बात की थी कि हम पाकिस्तान यूएसए रिलेशंस पढ़ेंगे और इसके बाद पाकिस्तान सऊदी अरेबिया एंड टर्की के साथ भी रिलेशंस को पढ़ा जाएगा। ये करंट अफेयर्स के सिलेबस का पहला ग्रुप था। दूसरे ग्रुप में हमने कहा था कि हम ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ेंगे, जिसमें काफी सारी ऑर्गेनाइजेशंस मैंने आपको नोट डाउन भी करवाई थी, और ये बात बिल्कुल कैटेगोरिकली हमने की थी कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस आपके पाकिस्तान अफेयर्स के सिलेबस का भी हिस्सा हैं। तीसरे नंबर पे हमने डोमेस्टिक इश्यूज की बात की थी, जो कि दोनों पेपर्स के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। और फाइनली हमने इंटरनेशनल इश्यूज पे बात की थी, उनको हमने एनलिस्ट किया था। वो भी मोर और लेस दोनों पेपर्स के लिए एक जैसी ही अहमियत रखते हैं। उसके बाद मैंने अपनी समझ के मुताबिक फॉरेन पॉलिसी का टॉपिक इसलिए शुरू करवाया क्योंकि आपके दोनों पेपर्स की बेस है ये वाला टॉपिक। फॉरेन पॉलिसी को पढ़ने के बाद हम इस काबिल होंगे कि हम एक जनरल सा व्यू बना सकें पाकिस्तान के बारे में, इसके नेबर्स के बारे में और दुनिया की लीडिंग पावर्स के बारे में। इसलिए सबसे पहले आपकी अंडरस्टैंडिंग होना बड़ा जरूरी है कि एक्चुअली पाकिस्तान कहाँ स्टैंड करता है, इसके हमसाया ममालिक कहाँ कहाँ स्टैंड करते हैं, और आखिरकार दुनिया के साथ हमारे रिलेशंस कैसे हैं। तो फॉरेन पॉलिसी पे हम लोग आउटलाइन बनाते हुए मैंने कहा था कि सबसे पहला पॉइंट जो आपकी आउटलाइन का हिस्सा होगा वो इंट्रोडक्शन होगा। दूसरा पॉइंट मैंने कहा था कि हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखेंगे, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान का। तीसरे नंबर पे मैंने कहा था कि हम पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को फेजेस में भी देखेंगे। जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो एक जनरल सी स्टेटमेंट हम देंगे कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी ऐसी रही है। सपोज मैं कहता हूं कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी हैज बीन प्रीडोमिनेंटली डिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, तो दिस इज अ जनरल स्टेटमेंट। तो इसमें अगर हम देखना चाहें कि किन किन फेजेस में पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी ज्यादा डिपेंडेंट रही है, किन किन फेजेस में न्यूट्रल फॉरेन पॉलिसी हम लोगों ने अडॉप्ट की हुई थी, और किन किन फेजेस में हमने इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी के लिए स्ट्रगल की है। तो ये बातें समझने के लिए जरूरी था कि हम पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को 1947 से लेके 2020 तक मुख्तलिफ फेजेस में डिवाइड कर लें। तो उसके लिए हमने 7 बड़े फेज बना लिए थे, और ये फेज सिर्फ फॉरेन पॉलिसी के क्वेश्चन में आपको हेल्प नहीं करेंगे, बल्कि
पाकिस्तान के नेशनल इश्यूज या इंटरनेशनल इश्यूज या रिलेशंस में से किसी भी टॉपिक पे क्वेश्चन आए तो आप इन फेजेस को, अगर आप ये फेजेस अगर आपको याद हैं तो आप बासानी उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि फेजेस में ये चीज पढ़ने से आप इस काबिल हो जाएंगे कि आपको पाकिस्तान की हिस्ट्री थॉरोली याद हो जाएगी और आपको क्वेश्चन को मैनिपुलेट करना आ जाएगा, जो कि एक्चुअली हम लोग चाह रहे हैं, हमारी डिजायर है कि आप लोग इस काबिल हो जाएं कि क्वेश्चन किसी भी नेचर का आए, आप अपने गिवन नॉलेज में उसको मैनिपुलेट कर सकें, उसको मोल्ड कर सकें और अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकें। तो फेजेस की बात करते हुए मैंने कहा था कि थर्ड पॉइंट विल बी द फेजेस ऑफ पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी। उसमें पहला फेज, जिसको 3.1 का हमने नाम दिया था, वो मैंने कहा था एक्सप्लोरेशन ऑफ फ्रेंडशिप है। अभी थोड़ी ही देर में हम आउटलाइन कंप्लीट करने के बाद वन बाय वन जब चीजों को डिस्कस करेंगे तो आपको ये सारी पिक्चर एक होलिस्टिक वे में क्लियर होना शुरू हो जाएगी। तो आप लोगों को याद होगा कि पहला फेज मैंने कहा था एक्सप्लोरेशन ऑफ फ्रेंडशिप, कि जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान को कई सारे चैलेंजेस थे, उसमें नेशनल सिक्योरिटी सबसे बड़ा चैलेंज था। तो नेशनल सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए, इट वाज मैंडेटरी फॉर पाकिस्तान टू हैव वेरी गुड फ्रेंड्स इन इंटरनेशनल एरिना, so that Pakistan might have help in crucial times from the world leading powers. तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान को जो चैलेंजेस दरपेश थे उनमें सबसे बड़ा चैलेंज नेशनल सिक्योरिटी का था। तो नेशनल सिक्योरिटी आपकी उसी वक्त ही मजबूत हो सकती है जब आपके दोस्त मजबूत होते हैं। अभी हम बात स्टार्ट करेंगे आउटलाइन के बाद वर्ल्ड वॉर 2 से, तो आपको इस बात का जवाब मिल जाएगा कि व्हाई पाकिस्तान वाज इन द नीड ऑफ हंटिंग फ्रेंड्स। दो था, दैट वाज अलाइनमेंट विद द वेस्ट। पहला फेज 3.1 एक्सप्लोरेशन ऑफ फ्रेंडशिप। इंटरनेट का डर सब थोड़ा सा इशू है। एम आई ऑडिबल? आप लोग सुन पा रहे हैं? कोई इशू तो नहीं है आवाज में? मेरा ख्याल है मेरी आवाज क्लियर है। तो सर इशू मैं ये कह रहा था कि एक्सप्लोरेशन ऑफ फ्रेंडशिप इज अ फर्स्ट फेज फ्रॉम 1947 टू 1953। 1947 to 1953 was the first phase, that is called exploration of friendship. दूसरा फेज जो मैं सर काइंडली रिजॉल्व इशू, वॉइस इशू। जी मैंने आपको उसामा अनम्यूट किया। अब देखिए व्हाट इज द टेक्निकल इशू। सर ओके, अब आ रही है आवाज? आवाज आ रही है, अच्छा। तो सेकंड फेज वाज अलाइनमेंट विद द वेस्ट 1953 टू 1962, यानी पाकिस्तान ने दोस्त तलाश करने के बाद उनके साथ अपनी अलाइनमेंट कर ली। मतलब ये कि पाकिस्तान मेक इट्स नेशनल इंटरेस्ट्स in compliance with the national interests of its friends, यानी पाकिस्तान ने अपने नेशनल इंटरेस्ट को अपने दोस्तों के नेशनल इंटरेस्ट के साथ कंप्लायंस बना लिया, अडेप्टिव कर लिया। तीसरा फेज मैंने आपको बताया था, दैट वाज ट्रांजिशनल फेज। ट्रांजिशनल फेज मींस ऐसा फेज जिसमें पाकिस्तान ने अपनी फॉरेन पॉलिसी पे नजरसानी की। पाकिस्तान ने सोचा कि शायद मैं सिर्फ वेस्ट की तरफ अलाइन रह के अपने नेशनल इंटरेस्ट को बेहतर तरीके से प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा, तो पाकिस्तान वाज इन द स्टेट ऑफ परप्लेक्सिटी
इट वाज अ वेरी कॉम्प्लेक्स फेज फॉर पाकिस्तान। इसी वजह से पाकिस्तान ने ना सिर्फ वेस्ट की तरफ देखा बल्कि दुनिया के दूसरे पोल की तरफ भी देखा, जिसको हम कम्युनिस्ट ब्लॉक कहते हैं। इसकी डिटेल मैं बताऊंगा जस्ट इन फ्यू मिनट्स। पाकिस्तान ने कैपिटलिस्टिक ब्लॉक को देखते हुए कम्युनिस्ट की तरफ भी देखना शुरू कर दिया तीसरे फेज में। इस वजह से हम इसको ट्रांजिशनल फेज कहते हैं। ये 1962 से 1971 तक का फेज है। 1971 से लेके 1979 तक के फेज को हम नॉन अलाइनमेंट फेज कहते हैं। इसकी वजह मैं बताऊंगा कि पाकिस्तान नॉन अलाइनमेंट कैसे बना। यानी आप है, बट जस्ट फॉर फ्यू मिनट्स मैं आपको बिल्कुल क्लियर पीछे से भी करूंगा पॉइंट 1 से लेके ऑनवर्ड, कि पाकिस्तान बनने के साथ ही हमने कैपिटलिस्टिक ब्लॉक को ज्वाइन किया। ट्रांजिशनल फेज में हमने कम्युनिस्ट ब्लॉक की तरफ भी देखा, लेकिन आफ्टर द डिबैकल ऑफ 1971 जब बांग्लादेश हमसे अलग हुआ तो उसके बाद हमारा जो फेज है फॉरेन पॉलिसी का, दैट इज कॉल्ड नॉन अलाइनमेंट फेज, कि उसमें हमने अप्रोच ये रखी कि हम ना तो कैपिटलिस्टिक ब्लॉक को फेवर करेंगे और ना ही कम्युनिस्ट ब्लॉक को फेवर करेंगे। You may say that in this phase, the foreign policy of Pakistan was predominantly neutral in nature. Are you getting my point? तो चौथा फेज 1971 से लेके 1979 तक का, that is called non-alignment phase। और इसकी दूसरी वजह कि दुनिया में 1955 में एक मूवमेंट शुरू हुई जिसको नाम दिया गया नैम का, NAM। तीनों वर्ड आप कैपिटल में लिखें, NAM। NAM स्टैंड्स फॉर नॉन अलाइन मूवमेंट। NAM नॉन अलाइन मूवमेंट। ये शुरू करने वाले ममालिक में इंडिया, मिस्र, इंडोनेशिया, ये ममालिक सरे फहरिस्त थे। इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू की, दैट वाज कॉल्ड NAM नॉन अलाइन मूवमेंट। मतलब ये कि इनका स्लोगन ये बना कि we are not intended to join any of the blocks of the world, but we will remain neutral। तो पाकिस्तान ने भी NAM को ज्वाइन किया इसी फेज में। चूंकि पाकिस्तान ने NAM को भी ज्वाइन किया, यानी नॉन अलाइन मूवमेंट को भी ज्वाइन किया, सेकेंडली पाकिस्तान ने ये डिसाइड किया कि नाउ देयर इज अ टाइम टू क्विट फ्रॉम बोथ ब्लॉक्स। तो इसलिए इस फेज को हम लोग नॉन अलाइनमेंट फेज कहते हैं। अभी डिटेल में हम बात करेंगे, यू डोंट वरी। अच्छा, पांचवा फेज जो है आपको पता है 1979 में रशिया ने अफगानिस्तान में इन्वेड किया, हमला कर दिया अफगानिस्तान के ऊपर। और रशिया चूंकि कम्युनिस्ट ब्लॉक का लीडर था, तो हुआ ये कि जब रशिया ने अफगानिस्तान पे इन्वेड किया तो अमेरिका गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू डेंट रशिया, and for that sake it was mandatory for USA to get help from Pakistan। तो USA ने पाकिस्तान से हेल्प ली रशिया को डेंट पहुंचाने के लिए। तो जब रशिया को डेंट पहुंचाने के लिए पाकिस्तान को दोबारा इनवाइट किया गया फ्रॉम द वेस्टर्न ब्लॉक, तो पाकिस्तान दोबारा एकदम जंप करके वेस्टर्न ब्लॉक में चला गया। आई मीन टू से दिस वाज अ U-turn in the history in our foreign policy। तो पाकिस्तान दोबारा वेस्ट के साथ अलाइन हो गया। इसलिए 1979 से लेके 1989 तक के पीरियड को हम कहते हैं रीअलाइनमेंट विद द वेस्ट। 1979 से लेके 1989 तक के पीरियड को हमने नाम दे दिया रीअलाइनमेंट विद द वेस्ट, क्योंकि इसमें हम वेस्ट के साथ दोबारा अलाइन हो गए। और जो अगला फेज, छठा फेज जिसको हमने नाम दिया, वो है 1990 से लेके 2001 तक या 1999 तक आप रखें, यानी 1990 to 1999 दिस टाइम पीरियड इज कॉल्ड डेमोक्रेटिक फेज ऑफ पाकिस्तान। जिसकी वजह मैंने कल भी आपको बताई थी कि इसमें इस पूरे एक डेकेड में पाकिस्तान में 4 हुकूमतें बनी जो कि सारी की सारी सिविलियन डेमोक्रेटिक इन नेचर थी। इस वजह से
इस फेज को हमने नाम दिया डेमोक्रेटिक फेज ऑफ पाकिस्तान। इसमें कोई मार्शल लॉ नहीं लगा, कोई डिक्टेटरशिप नहीं थी, इसलिए हमने इसको डेमोक्रेटिक फेज ऑफ पाकिस्तान कह दिया। या इसका दूसरा नाम मैंने कल आपको बताया था, क्योंकि 1989 में रशिया डिसाइडेड टू विथड्रॉ फ्रॉम अफगानिस्तान। रशिया ने ये डिसाइड कर लिया कि अब हमारी बस होगी, हम अफगानिस्तान से निकलेंगे। और 1991 में रशिया वाज डिसइंटीग्रेटेड, बल्कि रशिया की बजाय यूएसएसआर कहें, यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, ये डिसइंटीग्रेट हो गए और सेंट्रल एशियन स्टेट्स इससे अलग हो गई 1991 में, जिनमें आप लोग जानते होंगे अक्सर आप में से, अजरबैजान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, काजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, ये 6 स्टेट्स जो थी ये यूएसएसआर, जो कि रशिया का पुराना नाम था, जिसका एब्रिविएशन ये बनता है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, यूएसएसआर। 1991 में वो डिसइंटीग्रेट हो गया। डिसइंटीग्रेट हुआ तो दुनिया में चली हुई कोल्ड वॉर भी एंड हो गई, कोल्ड वॉर भी एंड हो गई। तो इसलिए हम इस फेज को पोस्ट कोल्ड वॉर फेज भी कहते हैं, यानी डेमोक्रेटिक फेज फ्रॉम 1990 to 1999 is also called post cold war phase। उसके बाद जी जिन लोगों का लेक्चर कल का मिस हो गया था उनको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, यू पीपल डोंट वरी। और अभी लेक्चर को थोड़ा कैरी मुझे करने दें, उसके बाद मैं आप लोगों के क्वेश्चंस भी लूंगा प्लीज। तो पोस्ट कोल्ड वॉर फेज इज द 6th फेज of which Pakistan witnessed in the history of its foreign policy। उसके बाद फाइनल जो फेज है उसे हम कहते हैं पोस्ट 9/11 फेज, जो 2001 में 9/11 वाले इंसिडेंट के बाद टिल डेट तक का जो पीरियड है इसको हम कहते हैं पोस्ट 9/11 फेज। दिस इज द 7th फेज। तो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को हम इन 7 फेजेस में देखेंगे। मुख्तलिफ मराहिल में पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी किस तरह की रही, हम लोग पाकिस्तान किस फेज में किस स्टैंडिंग पे था, दुनिया के साथ हमारे रिलेशंस कैसे थे, अपने नेबर्स के साथ हम किस तरह डील कर रहे थे, मुस्लिम स्टेट्स के साथ कैसे डील कर रहे थे, और दुनिया की लीडिंग पावर्स के साथ हम लोग कैसे डील कर रहे थे। तो फेजेस में करने से ये आसानी हो जाएगी कि आप लोगों को याद रखना आसान होगा। हमने उसके बाद ये पॉइंट नंबर 3 था आपकी आउटलाइन का, यानी इंट्रोडक्शन पॉइंट 1, पॉइंट 2 था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, पॉइंट 3 था फेजेस ऑफ पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी, और चौथा पॉइंट आउटलाइन का जो मैंने आपको लिखवाया था दैट वाज डिटरमिनेंट्स ऑफ पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी, कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी किन सतूनों के ऊपर खड़ी हुई है, व्हाट आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑन व्हिच पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी इज स्टैंडिंग, यानी पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की जो इमारत है, जो बिल्डिंग है, वो किन किन पिलर्स के ऊपर खड़ी हुई है। तो उसमें हमने बात की थी कि फर्स्ट डिटरमिनेंट ऑफ पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी इज नेहरूवियन स्कूल ऑफ थॉट। जो कल क्लास में लोग थे उनको याद होगा, मैंने बताया था कि इमीडिएटली आफ्टर द इंडिपेंडेंस, इमीडिएटली आफ्टर द पार्टीशन ऑफ सबकॉन्टिनेंट, पंडित जवाहरलाल नेहरू gave a statement, it was an official statement, जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान will not sustain economically or politically, so Pakistan will be forced to re-amalgamate in India, कि पाकिस्तान मजबूर हो जाएगा दोबारा इंडिया में शामिल होने के लिए। तो नेहरू की इस स्टेटमेंट को पाकिस्तान ने एज अ थ्रेट लिया। This statement, which was denounced by Pandit Jawaharlal Nehru, it was taken as a national security threat by then policy makers of Pakistan। उस वक्त के हमारे पॉलिसी मेकर्स ने इसको एज अ चैलेंज कबूल किया, एज अ थ्रेट के तौर पर लिया। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि हमारी फॉरेन पॉलिसी का पहला सतून, सबसे पहला पिलर जो है दैट इज नेहरूवियन स्कूल ऑफ थॉट। स्पेलिंग आपको कल मैंने बताए थे, नेहरू के आगे VIAN आपने लिखना है, तो ये नेहरूवियन बन जाएगा, UVIN, सॉरी, NEHRUVIAN, नेहरूवियन स्कूल ऑफ थॉट।
तो दूसरा बड़ा सतून जो मैंने आपको कहा था हमारी फॉरेन पॉलिसी का, वो है इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। यानी हम अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं ये चीज मद्देनजर रखते हुए कि पाकिस्तान को इकोनॉमिकली प्रॉस्पर बनाना है, पाकिस्तान को फाइनेंशियली स्टेबल करना है। ये हमारी फॉरेन पॉलिसी का दूसरा डिटर्मिनेंट है। तीसरा डिटर्मिनेंट मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का तीसरा सतून है कि ब्रदरली रिलेशंस विद मुस्लिम स्टेट्स, या आप यूं कह लें कि फ्रेटर्निटी विद मुस्लिम स्टेट्स या डीप रिलेशंस विद मुस्लिम स्टेट्स, ये आप लिख लें। तो जो आपके लिए इजी हो आप उस तरीके से लिख लें कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी ये भी देखा जाता है कि मुसलमान ममालिक के साथ हमारे अच्छे और ब्रादराना ताल्लुकात हों, इसीलिए हम कहते हैं ब्रदरली रिलेशंस विद मुस्लिम स्टेट्स। अगला डिटर्मिनेंट जो मैंने आपको बताया था पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का, वो था गुड रिलेशंस विद द नेबर्स। गुड रिलेशंस विद द नेबर्स। उसके बाद मैंने अगला पॉइंट जो आपको बताया था दैट वाज टेरिटोरियल इंटेग्रिटी। लिखें जरा, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, नेशनल सॉवरेनिटी। आप लोग लिख रहे हैं टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, नेशनल सॉवरेनिटी एंड पॉलिटिकल ऑटोनॉमी। These three are very important points. मैं यहीं से आज का लेक्चर शुरू करूंगा, कल वाली बात सिर्फ अभी रिपीट कर रहा हूं। अगला डिटर्मिनेंट हमारी फॉरेन पॉलिसी का ये है कि नेशनल इंटेग्रिटी, सॉरी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, नेशनल सॉवरेनिटी एंड पॉलिटिकल ऑटोनॉमी। इसको मैं अभी डिस्क्राइब करूंगा थोड़ी देर में। तो फाइनली मैंने ये बात की थी कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी जिन सतूनों के ऊपर खड़ी हुई है उसमें नेहरूवियन स्कूल ऑफ थॉट, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, ब्रदरली रिलेशंस विद मुस्लिम स्टेट्स, फ्रेंडली रिलेशंस विद नेबर्स, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, नेशनल सॉवरेनिटी एंड पॉलिटिकल ऑटोनॉमी। दीज आर एक्चुअली द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पाकिस्तान। ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको देख के हम अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं। फिर ये था पॉइंट नंबर 4 और उसकी सब हेडिंग्स 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 और 4.5। यहां तक हम लोगों ने कल पढ़ा था। उसके बाद मैंने कहा था कि फ्लॉज इन पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी। तो सबसे बड़ा फ्लॉ जो हमने अभी तक डिस्कस किया है दैट इज पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी प्रीडोमिनेंटली हैज बीन डिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी। कि हमारी फॉरेन पॉलिसी हिस्ट्री में ज्यादातर डिपेंडेंट रही है, इंडिपेंडेंट नहीं हुई। हम फेजेस में भी देखेंगे कि किस किस फेज में डिपेंडेंट रही, किसमें न्यूट्रल रही, इंडिपेंडेंट का टिल्ड किसमें आया, फुली इंडिपेंडेंट तो खैर किसी फेज में भी नहीं रही। बहरहाल हम लोग ये बात देखेंगे कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी मोस्टली हिस्ट्री में डिपेंडेंट रही। और अगला पॉइंट है रीजंस बिहाइंड द डिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन, कि वो क्या कौन सी वजूहात हैं, वो कौन सी रीजंस हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी डिपेंडेंट होती है। तो इस बात का जवाब देने से पहले मुझे आपसे कुछ बातें और शेयर करनी पड़ेंगी। बात इस तरह से है, आप लोगों को पता होगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 टू 1945 तक चली। जो लोग बिगिनर्स हैं हेलो जी आप सुने मेरी बात। मैं ये कह रहा था कि पाकिस्तान सेकेंड वर्ल्ड वॉर फ्रॉम 1939 टू 1945 ये 6 सालों पे मुहित है और इसमें 2 बड़े ग्रुप्स इस वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्व थे। ये जीना कौन है? आप
एडमन अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो आप काइंडली इनके जरा कमेंट्स को देखिए। श्योर, थैंक यू। अच्छा, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 टू 1945 तक चली। इसमें दुनिया के दो ब्लॉक्स थे। आपको ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात पता होनी चाहिए कि दोनों वर्ल्ड वॉर्स जो हैं वो जर्मनी और फ्रांस के दरमियान हुई है। द रियल कंटेंडर्स वर जर्मनी एंड फ्रांस, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी और सेकंड भी। तो सेकंड वर्ल्ड वॉर में जर्मन ब्लॉक में इटली और जापान थे, जबकि फ्रेंच ब्लॉक में या फ्रेंच साइड पे बाकी दुनिया सारी थी। तो गोया हम कह सकते हैं कि सेकंड वर्ल्ड वॉर जो है उसमें जर्मनी, इटली और जापान एक साइड पे थे और बाकी ममालिक जिसमें फ्रांस, यूके, यूएसए और रशिया ये बड़े प्लेयर्स थे, ये दूसरी साइड पे थे। तो सेकंड वर्ल्ड वॉर 1945 में खत्म हुई। उसके बाद आपको पता है अक्टूबर 1945 में यूएसए ने हिरोशिमा और नागासाकी पे एटॉमिक बॉम्ब्स गिराए, जिसके बाद बहुत बड़ा मैसेकर हुआ। इससे एक बात ये साबित हुई कि दुनिया जो है उसमें कुछ पावर पोल्स बन रहे हैं। उन पावर पोल्स में यूएसए ने चूंकि एस्टेब्लिश कर दिया। जी मैं रिपीट कर देता हूं, मैं ये बात कर रहा था कि सेकंड वर्ल्ड वॉर में दुनिया दो ब्लॉक्स में बट गई। एक जर्मन लेड ब्लॉक था, दैट वाज जर्मनी, इटली एंड जापान, वो एक साइड पे थे, और दूसरा फ्रांस की हेल्प करने वाला ब्लॉक जो था दैट वाज यूएसए लेड ब्लॉक। बेसिकली दैट वाज नॉट फ्रेंच अंडर फ्रेंच लीडरशिप, बट एक्चुअली फ्रांस वाज फाइटिंग अगेंस्ट जर्मनी। तो यूएसए, यूके, रशिया, फ्रांस ये एक साइड से लड़ रहे थे। जब 1945 में सेकंड वर्ल्ड वॉर एंड हुई तो उसके बाद एक चीज ये एस्टैब्लिश हुई कि दुनिया में एक न्यूक्लियर पावर है जिसने हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर एटॉमिक बम्स गिराए हैं, वो है यूएसए। यूएसए ने अपनी पावर को एस्टैब्लिश कर लिया 1945 में, बट एट द सेम टाइम रशिया जो था वो चूंकि सबसे ज्यादा फ्रंट्स के ऊपर लड़ रहा था अगेंस्ट जर्मनी, तो रशिया ने अपनी आर्टिलरी के थ्रू, अपनी वेपनाइजेशन के थ्रू अपनी अहमियत को साबित किया, क्योंकि रशिया ने फाइनली जर्मन फोर्सेस को पुश कर दिया और उनको ईस्टर्न यूरोप से भी धकेलते हुए सेंट्रल और देन वेस्टर्न यूरोप तक उनको पीछे पुश कर दिया। तो आप यूं कह लें कि बैटलफील्ड में रशिया ने अपनी स्ट्रेंथ को साबित किया, जबकि न्यूक्लियर एरिना में यूएसए ने अपनी स्ट्रेंथ को साबित किया। तो सेकंड वर्ल्ड वॉर एंड हुई तो दुनिया में एक इंप्रेशन आया। जी मैं इसकी इंपॉर्टेंस पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में भी साबित करता हूं, थोड़ी देर सिर्फ वेट कीजिए, जस्ट 2 मिनट्स। स्टोरी एक्चुअली यहाँ से स्टार्ट हो रही है, थोड़ा सा वेट कीजिए, इसका लिंक साबित करता हूँ अभी मैं। तो सेकंड वर्ल्ड वॉर से जो चीज निकल के सामने आई, दैट वाज there are two powers in the world. One is USA, second is USSR, Union of Soviet Socialist Republics. अब ये दो पावर्स जो थी, इन दोनों की आइडियोलॉजी डिफरेंट थी। USA was कैपिटलिस्टिक कंट्री, जबकि USSR जिसे रशिया कहते हैं दैट वाज कम्युनिस्ट कंट्री। तो हुआ ये कि इन दोनों में एक अनइंटेंशनल कंपटीशन शुरू हो गया। अनइंटेंशनल कंपटीशन किस बात का? टू इम्पोज इट्स आइडियोलॉजी ऑन द वर्ल्ड, दुनिया पे अपनी आइडियोलॉजी को नाफिज करने का जुनून, दैट वाज पैशन। यूएसए ने कैपिटलिस्टिक सिस्टम को पूरी दुनिया में राइज करने के लिए हर तरह के टूल्स यूज करना शुरू कर दिए। दूसरी तरफ यूएसएसआर ने भी सेम यही स्ट्रेटजी अपनाई। तो कुछ ही सालों में नतीजा ये निकला कि दुनिया दो बड़े ब्लॉक्स में बट गई। एक कैपिटलिस्टिक ब्लॉक बन गया लेड बाय यूएसए, दूसरा कम्युनिस्ट ब्लॉक बन गया लेड बाय यूएसएसआर। अब इन ब्लॉक्स को स्ट्रेंथन होने की एक बहुत बड़ी वजह ये भी है
आपको पता है कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया बड़ी तेजी से इंडिपेंडेंस गेन करती गई, दुनिया से डीकोलोनाइजेशन का फेज गुजरा। जहां जहां ममालिक ने कब्जा किया हुआ था, जैसे ब्रिटेन ने, ब्रिटिश ने यहाँ पे सब कॉन्टिनेंट पे कब्जा किया हुआ था, इसी तरीके से यूएसए की, और यूएसए तो बहुत पहले आजाद हो गया था, इसी तरीके से इटली, फ्रांस और भी कई सारे ममालिक ने दुनिया में मुख्तलिफ जगहों पे अपनी कॉलोनीज बनाई हुई थी। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये कॉलोनीज बड़ी तेजी के साथ डीकोलोनाइज होना शुरू हो गई और दुनिया में नए ममालिक सामने आना शुरू हो गए। और दूसरी तरफ दोनों ब्लॉक्स के दरमियान एक रेस लगी हुई थी कि नए बनने वाले ममालिक को हमने कैपिटलिस्टिक ब्लॉक में शामिल करना है, जबकि यूएसएसआर ये सोच रहा था कि हमने कम्युनिस्ट ब्लॉक में इनको शामिल करना है। तो इसके लिए वो हर तरह के मींस यूज कर रहे थे। जी जो स्लाइड्स हैं वो भी आपके साथ शेयर की जाएंगी। जी मैं कुछ शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। यू पीपल डोंट वरी प्लीज। अच्छा, तो मैं ये बात कर रहा था कि दुनिया दो ब्लॉक्स में बट गई और नए आजाद होने वाले ममालिक को दोनों ब्लॉक्स अपनी तरफ खींचना शुरू हो गए। पाकिस्तान भी 47 में आजाद हुआ, इंडिया भी आजाद हुआ, फिर ईस्ट एशिया के कई सारे ममालिक आजाद हुए, फिर इसी तरह अफ्रीका में जहाँ पे इटालियन कॉलोनीज थी वो काफी सारी आजाद हुई। तो कहने का मतलब ये कि अब दुनिया के पास दो रास्ते थे, दो ऑप्शन थे। आइदर दे कैन बी पार्ट ऑफ कैपिटलिस्टिक ब्लॉक और द कम्युनिस्ट ब्लॉक। अब पाकिस्तान जब बना तो पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट्स जो थे सबसे पहले उनको डिफाइन किया गया। पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट तीन चीजों पे बेस करते हैं। नंबर 1 टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, कि कोई भी दूसरा मुल्क हमारे मुल्क की सरहद को पार करके ना आए, यानी टेरिटोरियली हमें इंटरफेयर ना करे, कोई इन्फिल्ट्रेशन नहीं होनी चाहिए पाकिस्तान में। दिस इज कॉल्ड टेरिटोरियल इंटेग्रिटी। दूसरी बात है सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी का मतलब यहाँ पे ये है कि पाकिस्तान इंडिपेंडेंटली जो भी लॉज बनाना चाहे, नॉट अगेंस्ट ह्यूमैनिटी बट इन फेवर ऑफ ह्यूमैनिटी, दूसरे ममालिक उसको चैलेंज ना करें, बल्कि पाकिस्तान को मुकम्मल आजादी होनी चाहिए अपने लॉज फॉर्मुलेशन में, अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। तो दिस इज कॉल्ड नेशनल सॉवरेनिटी। नेशनल इंटरेस्ट का तीसरा पॉइंट है पॉलिटिकल ऑटोनॉमी। इसका मतलब यह है कि हमारा पॉलिटिकल सिस्टम जो कि एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है, उसमें कोई दूसरा मुल्क मुदाखलत ना करे। देयर मस्ट नॉट बी एनी इंटरफेरेंस, नॉट बी एनी मेडलिंग इन पॉलिटिकल अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान। सो हमारा नेशनल इंटरेस्ट तीन चीजों के ऊपर बेस कर रहा था कि हमें पॉलिटिकल ऑटोनॉमी होनी चाहिए, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी होनी चाहिए, एंड थर्डली नेशनल सॉवरेनिटी होनी चाहिए। तो जब पाकिस्तान आजाद हुआ तो आजाद होने के फौरन बाद पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज था नेशनल सिक्योरिटी का, जो मैं आपको बता रहा था थोड़ी देर पहले। आपसे बात हो रही थी नेशनल सिक्योरिटी की। अब नेशनल सिक्योरिटी का मतलब ये था कि एक तरफ हमें ये खतरा था कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान पे अटैक करेगा और दोबारा पाकिस्तान को इंडिया में शामिल कर लेगा, जो कि नेहरू ने अपनी जुबान से कह भी दिया, जिसको मैंने नेहरूवियन स्कूल ऑफ थॉट का नाम दिया। इसको हमने एज अ थ्रेट परसीव किया। तो उस वक्त पाकिस्तान के पास एक ही ऑप्शन था कि किसी ना किसी ब्लॉक को ज्वाइन कर ले। लेकिन चूंकि मैं आपको ये बात पहले बता चुका हूं कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी डिपेंडेंट रही है और इंडियन सेंट्रिक रही है, ये आपने पॉइंट नोट करना है कि डिपेंडेंट एंड इंडियन सेंट्रिक, जिसकी मिसाल मैंने आपको एनपीटी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी और सीटीबीटी से दी थी कल, कि कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी और नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी इंडिया ने कहा हम नहीं साइन करते, तो पाकिस्तान ने भी इंडिया की निगेशन के ऊपर अपना स्टांस लिया। तो इसलिए मैं कहता हूं कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी ना सिर्फ डिपेंडेंट रही है बल्कि इंडियन सेंट्रिक भी रही है। तो पाकिस्तान के पास दो ऑप्शन थे, आइदर टू हैव इन कैपिटलिस्टिक ब्लॉक
और कम्युनिस्ट ब्लॉक। चूंकि इंडिया ने कम्युनिस्ट ब्लॉक को ज्वाइन नहीं किया, बट इंडियन टिल्ट वाज टुवर्ड्स रशिया एट दैट टाइम, तो पाकिस्तान वाज लेफ्ट विद हॉब्सन चॉइस, दैट वाज यूएसए। पाकिस्तान के पास एक ही चॉइस रह गई। When Indian tilt was prominent across the globe that India is going to have very close ties with USSR, then Pakistan was left with Hobson choice to have good relations with USA. Have you got my point? तो इस चीज को हम नाम देते हैं एक्सप्लोरेशन ऑफ फ्रेंडशिप, कि पाकिस्तान उस वक्त दोस्त ढूंढ रहा था। चूंकि इंडिया ने अपना टिल्ट शो किया टुवर्ड्स कम्युनिज्म। एक्चुअली जी मैं रिपीट कर देता हूँ, मैं ये कह रहा था कि दुनिया में दो ब्लॉक्स बन गए, या दुनिया के दो पोल बन गए। वन वाज कैपिटलिस्टिक ब्लॉक, सेकंड वाज कम्युनिस्ट ब्लॉक। और यहीं से 1945 से ही कोल्ड वॉर शुरू हुई। कोल्ड वॉर का मतलब ये होता है कि जब आप डायरेक्टली दो मुल्क आपस में ना लड़े बल्कि प्रॉक्सी वॉर्स लड़े, तो ऐसी मुखालफत को, ऐसी दुश्मनी को हम लोग कोल्ड वॉर कहते हैं। अब प्रॉक्सी वॉर्स क्या होती हैं? प्रॉक्सी वॉर ये होती है कि जब दो ममालिक, दो मुल्क अपनी अपनी लैंड के ऊपर एक्चुअली जंग ना करें बल्कि किसी तीसरे मुल्क की लैंड के ऊपर फाइट करें, अपने मसल्स को टेस्ट करें, तो इसको हम प्रॉक्सी वॉर बोलते हैं। जैसे अफगानिस्तान 1979 से प्रॉक्सी वॉर्स के हथे चढ़ा हुआ है। आप यूं कह लें कि अफगानिस्तान में 1979 से ही प्रॉक्सी वॉर्स हो रही हैं। यानी 79 टू 89 जो वॉर हुई, जब रशिया ने इन्वेड किया, तो एक्चुअली यूएसएसआर और यूएसए आपस में फाइट कर रहे थे, बट ऑन द बैटलफील्ड ऑफ अफगानिस्तान। सो ऐसी जंग जो किसी तीसरे मुल्क की सरजमीन पे लड़ी जाए लेकिन एक्चुअल लड़ने वाले प्लेयर्स दो मुख्तलिफ हों, तो ऐसी जंग को हम प्रॉक्सी वॉर कहते हैं। समझ आई बात? जी मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। जस्ट एक दो मिनट में जरा बात को आगे ले जाके क्लियर करके मैं आपके सवाल के ऊपर आता हूँ। अच्छा, तो प्रॉक्सी वॉर के बारे में मैं बात कर रहा था। प्रॉक्सी वॉर ऐसी वॉर होती है जिसमें दो मुल्क डायरेक्टली कॉन्फ्लिक्ट नहीं करते, एक दूसरे के ऊपर हमला नहीं करते, बल्कि किसी तीसरे मुल्क की बैटलफील्ड में जाके अपने मसल्स को टेस्ट करते हैं, लड़ते हैं। अब इसकी बहुत बड़ी मिसाल सबसे पहले 1952 में कोरियन वॉर शुरू हुई। उसमें चूंकि ब्लॉक्स तो दोनों बन चुके थे, कैपिटलिस्टिक ब्लॉक लेड बाय यूएसए, कम्युनिस्ट ब्लॉक लेड बाय यूएसएसआर। तो कोरियन वॉर में नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया आपस में लड़ रहे थे 1952। तो साउथ कोरिया को सपोर्ट किया यूएसए या कैपिटलिस्टिक ब्लॉक ने, और नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट किया यूएसएसआर ने। तो दिस वाज द फर्स्ट प्रॉक्सी वॉर आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। आई होप यू हैव गॉट माय पॉइंट। अच्छा, नॉन स्टेट एक्टर्स की मैं बात करता हूँ। नॉन स्टेट एक्टर्स बेसिकली दिस इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ प्रॉक्सी वॉर्स। आप यूं कह लें कि ये प्रॉक्सी वॉर का बाय प्रोडक्ट होते हैं। जब प्रॉक्सी वॉर होती है तो एक्चुअली वहां दोनों ममालिक को अपने अपने नॉन स्टेट एक्टर्स पैदा करने पड़ते हैं, वो आपस में लड़ते रहते हैं। जब वॉर मीनिंगफुल वे में एंड हो जाती है तो वो नॉन स्टेट एक्टर्स वहीं रह जाते हैं, फिर वो उस सोसाइटी के लिए ट्रबल क्रिएट करते हैं जहां वो फाइट कर रहे होते हैं। तो आप यूं कह सकते हैं कि नॉन स्टेट एक्टर्स किसी भी स्टेट के लिए एक प्रॉक्सी वॉर का बाय प्रोडक्ट होते हैं। तो बात स्टार्ट हुई थी कोल्ड वॉर से। कोल्ड वॉर ये होती है कि जब दो मुल्क डायरेक्टली आपस में कॉन्फ्लिक्ट ना करें बल्कि डिप्लोमेटिकली आपस में लड़ाई करें या प्रॉक्सी वॉर करें, तो इसको हम नाम देते हैं कोल्ड वॉर का। आई होप आप लोगों को समझ आई बात की। जिसकी मिसाल मैंने दी कि कोरियन वॉर हुई। कोरियन वॉर 1952 में साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया आपस में
जंग कर रहे थे। साउथ कोरिया को यूएसए लेड ब्लॉक सपोर्ट कर रहा था, जबकि नॉर्थ कोरिया को यूएसएसआर लेड ब्लॉक सपोर्ट कर रहा था। इसी तरीके से 1955 में वियतनाम वॉर शुरू हुई, तो वियतनाम वॉर का भी सेम सिनेरियो था। दैट वाज आल्सो एन एपिसोड ऑफ कोल्ड वॉर, बट एट द सेम टाइम इट वाज अ प्रॉक्सी वॉर। साउथ वियतनाम it was supported by USA led bloc, मतलब कैपिटलिस्टिक ब्लॉक, जबकि नॉर्थ वियतनाम को रशियन लेड ब्लॉक जो है वो सपोर्ट कर रहा था, फाइनेंशियल एज वेल एज विद एमिनेशन, वेपन्स के साथ भी और पैसे के साथ भी, दोनों तरीके से सपोर्ट होती है। तो दूसरी जंग जो जिसका मैंने नाम लिया वियतनाम वॉर, ये भी प्रॉक्सी वॉर थी। तो कोल्ड वॉर स्टार्ट हुई 1945 से। तो बात मैं पाकिस्तान के रेफरेंस से कर रहा था कि पाकिस्तान बनने के बाद इमीडिएटली पाकिस्तान को बहुत बड़ा खतरा था नेशनल सिक्योरिटी का। तो अपनी नेशनल सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए पाकिस्तान ने यूएसए लेड ब्लॉक को चूज किया या वेस्टर्न ब्लॉक को चूज किया। किस तरह से? जब पाकिस्तान ने ये देखा कि इंडिया हैज अ मीनिंगफुल टिल्ट टुवर्ड्स यूएसएसआर। जी क्वेश्चन आंसर सेशन सलाम फैसल होगा, आप क्वेश्चन आंसर सेशन होगा और आपके सवालात के सारे इंशाल्लाह जवाब दिए जाएंगे। तो पाकिस्तान को जरूरत थी दोस्तों की। पाकिस्तान ने सबसे पहले यूएसए की तरफ देखा, यूएसए की तरफ हाथ बढ़ाया, तो यूएसए ने पाकिस्तान को सपोर्ट दी। कैसे भला? हम ना सिर्फ इंडिपेंडेंस के बाद नेशनल सिक्योरिटी की वजह से थ्रेटन्ड थे, बल्कि इसके अलावा भी कुछ इश्यूज थे। ये आपके कोर्स का एक अलग से क्वेश्चन भी है कि इनिशियल प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान। तो उसमें जब आप एनालिस्ट करेंगे तो आप सबसे पहले लिखेंगे कि नेशनल सिक्योरिटी वाज द मेन इशू इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस। दूसरा आप लिखेंगे कि इंडिया के साथ हमारा स्टेट्स के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट था, जिसमें कश्मीर था, हैदराबाद, जूनागढ़, इस तरह कुछ स्टेट्स के ऊपर हम इंडिया के साथ इन कॉन्फ्लिक्ट थे। ये इनिशियल प्रॉब्लम्स है। फिर उसके बाद रेफ्यूजीज का बहुत बड़ा इशू था और उनकी सेटलमेंट का बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। फिर उसके बाद पाकिस्तान को फूड क्राइसिस का बहुत बड़ा इशू था। फिर उसके बाद रेफ्यूजीज की सेटलमेंट का इशू था। उसके बाद एपिडेमिक स्टार्ट होगी पाकिस्तान में, कई सारी बीमारियां फैल गई। चूंकि सारे रेफ्यूजीज को पाकिस्तान ने कैंप्स में रखा, तो कैंप्स में लोगों के इकट्ठा रहने की वजह से और पैथेटिक सिचुएशन होने की वजह से कई सारी बीमारियां फैल गई। तो एपिडेमिक्स का इशू। फिर इससे भी बढ़ के पाकिस्तान की रियल लीडरशिप इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस इस दुनिया से चली गई। तो लीडरशिप क्राइसिस वाज वन ऑफ द इश्यूज इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट नहीं हो रही थी, चूंकि पाकिस्तान ने बनने के फौरन बाद ही, जब मैंने कल आपको एक हेडिंग में लिखवाया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, पाकिस्तान ने उसको कुछ अमेंडमेंट्स के साथ अपना कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर लिया। दैट वाज अ प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। इन Government of India Act 1935 was taken by Pakistan as a provisional constitution for 9 years. 1947 से 56 तक हमने उसको अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो यूज किया। तो अगर आपको ये क्वेश्चन आए कि व्हाट वर द इनिशियल प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान, तो उसमें 6-7 प्रॉब्लम मैं अभी आपको बता चुका हूँ कि सबसे बड़ा इशू जो था वो नेशनल सिक्योरिटी का था। पाकिस्तान को अपनी सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी का बहुत बड़ा थ्रेट था इंडिया से। नंबर 2 के ऊपर मैंने कहा रेफ्यूजीज का इश्यूज थे, उनकी सेटलमेंट के प्रॉब्लम्स थे, एपिडेमिक स्प्रेड हो गई, पाकिस्तान को फूड क्राइसिस थे, फिर फाइनेंशियल क्राइसिस पाकिस्तान फेस कर रहा था, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट नहीं हो रही थी, फिर रियल लीडरशिप इस दुनिया से जाने से एक लीडरशिप गैप क्रिएट हो गया। तो ये जो 7-8 पॉइंट्स मैंने आपको लिखवाए हैं, ये आपको अलग से भी मैं क्वेश्चन एक करवाऊंगा। दिस द हेडिंग इज इनिशियल प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान। तो बात मैं कर रहा था कि पाकिस्तान को चूंकि इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस हमें दोस्तों की जरूरत थी, पावरफुल नेशंस की जरूरत थी,
तो हमने यूएसए लेड ब्लॉक को ज्वाइन किया, दैट इज कॉल्ड वेस्टर्न ब्लॉक। इसलिए हम कहते हैं कि कुछ ही सालों में पाकिस्तान वेस्टर्न अलाइंड कंट्री बन गया। आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं? तो जब आपने अपने इनिशियल प्रॉब्लम्स लोगों से सॉल्व करवाए या दूसरे ममालिक से सॉल्व करवाए, तो वहीं से हमारी फॉरेन पॉलिसी डिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी बन गई। मैं इस पॉइंट पे आपको लाना चाह रहा था कि व्हाई पाकिस्तान्स फॉरेन पॉलिसी हैज बीन प्रीडोमिनेंटली डिपेंडेंट थ्रू आउट हिस्ट्री। तो उसकी पहली वजह यह है कि नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट immediately after the partition of subcontinent enabled Pakistan to explore trends from international arena. That's why we have been getting support from the world, but in response Pakistan was made a dependent country. दूसरी बात कि 1953-54 में पाकिस्तान ग्रेव फूड शॉर्टेजेस फेस कर रहा था। पाकिस्तान में सीवियर फूड क्राइसिस थी। तो इस मौके पर भी यूएसए ने पाकिस्तान को कई टन गंदम तोहफे में दी, पाकिस्तान के फूड क्राइसिस को मिटिगेट करने के लिए। इट मींस हम बहुत पहले से, बिल्कुल शुरू से ही दुनिया से सपोर्ट लेना शुरू हो गए। तो जब आप इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, सोशली दूसरे ममालिक से सपोर्ट गेन करना शुरू कर देते हैं, तो उसके बदले में आप लोगों को कई सारी चीजें कंप्रोमाइज करना पड़ती हैं। तो हमारी फॉरेन पॉलिसी पहले दिन से ही कंप्रोमाइज्ड फॉरेन पॉलिसी बन गई। उसकी सबसे बड़ी वजह मैंने आपको बताई कि हमें नेशनल सिक्योरिटी का थ्रेट था, जिसके लिए हमने 2-3 बड़े-बड़े काम किए। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट बात है, आपने बड़े गौर से सुननी है। नंबर 1 कि हम लोग वेस्टर्न ब्लॉक में शामिल हुए, अमेरिकन लेड कैपिटलिस्टिक ब्लॉक में शामिल हुए। ना सिर्फ ये, बल्कि उसके बाद हमने 1954 में यूएसए से म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया। पाकिस्तान ने 1954 में यूएसए के साथ म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया, दैट वाज प्योरली अ मिलिटरी एग्रीमेंट, जिसका मतलब ये था कि इफ देयर इज अ चांस that India would attack Pakistan, then USA will definitely help Pakistan in order to push back India. अगर इंडिया पाकिस्तान के ऊपर अटैक करता है तो यूएसए पाकिस्तान की मदद करने को आएगा। Are you getting my point? तो कहने का मतलब ये है कि हम अपने नेशनल सिक्योरिटी को लेके बहुत ज्यादा टची हो चुके थे। हमने ना सिर्फ वेस्टर्न लेड ब्लॉक को ज्वाइन किया, बल्कि 1953 में हमने यूएसए के साथ एक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन कर लिया। उसका प्योरली मतलब ये था कि अगर इंडिया हमारे ऊपर हमला करता है तो यूएसए हमारी मदद करेगा, इंडिया के इस हमले को रिपल्स करने के लिए हमारी हेल्प करेगा। दूसरा पॉइंट था जो मैंने अभी आपको बताया कि म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट 1953। तीसरा पॉइंट, नेशनल सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए हमने सीटो को ज्वाइन किया 1954 में। इसकी थोड़ी सी बात आप समझने की कोशिश करें कि 1954 में एक डिफेंस पैक्ट साइन किया गया। जस्ट फॉर अ मोमेंट, जस्ट जी, एक्सट्रीमली सॉरी। तो मैं जो बात आपसे कर रहा था दैट वाज प्योरली related to national security issues immediately after the partition of subcontinent. तो तीसरा पॉइंट जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा था दैट वाज ज्वाइनिंग सीटो। सीटो क्या था? इसका एब्रिविएशन कल मैंने आपको बताया था, साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। स्पेल है इसके SEATO। सारे वर्ड्स अब कैपिटल में लिखें जरा।
SEATO, सीटो ना, आगे ब्रैकेट में लिखे 1954, और ये एब्रिविएशन है साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये आइडिया यूएसए ने फ्लोट किया, एक म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट साइन करवाया कुछ ममालिक से, जिनको एनलिस्ट आप लोग कर लें कि सीटो का लीडर था यूएसए, लिख लें जरा, यूएसए, देन फ्रांस, फिर ग्रेट ब्रिटेन, लिख रहे हैं आप लोग, यूएसए, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस, थाईलैंड, फिलीपींस, थाईलैंड एंड पाकिस्तान। अच्छा, अब बड़ी इंटरेस्टिंग ये स्टोरी है थोड़ी सी, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अब देखें, अमेरिका दुनिया के एक कोने में, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल हमारे दूसरे कोने में, और पाकिस्तान बिल्कुल सेंटर में, फिर यूरोप से फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन, इन ममालिक ने मिलके एक पैक्ट साइन किया, एक डिफेंस म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया, दैट इज कॉल्ड सीटो। एक्चुअली इसका मकसद ये था कि साउथ ईस्ट एशिया में अगर रशिया और चाइना मिलके कम्युनिस्ट ब्लॉक को प्रमोट करेंगे तो ये म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट जो है कम्युनिस्ट अप्रोच को रिपल्स करेगा, उसको रोकेगा। यानी बेसिकली दिस एग्रीमेंट, दिस म्यूचुअल पैक्ट वाज साइंड इन ऑर्डर टू हाल्ट स्प्रेडिंग ऑफ कम्युनिज्म। ये कम्युनिज्म को रोकने के लिए बनाया गया, और पाकिस्तान को इसमें शामिल किया गया। आप देखें, हम साउथ एशिया में फॉल करते हैं, साउथ ईस्ट एशिया में हम लोग नहीं है। न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया को एक साइड से पिक किया गया, यूएसए एक साइड पे, फिर यूरोप से फ्रांस और बर्तानिया, फिर फिलीपींस और थाईलैंड, ये दो ममालिक थे साउथ ईस्ट एशिया में। एक्चुअली अमेरिका को ये अंदेशा था कि फिलीपींस और थाईलैंड यूएसएसआर यानी रशिया और चाइना के इन्फ्लुएंस में कम्युनिस्ट कंट्रीज बन जाएंगे। तो इस डर से यूएसए ने एक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन करवाया इन ममालिक को शामिल करके कि हमने कम्युनिस्ट ब्लॉक को रोकना है। दिस वाज बेसिकली अ स्ट्रगल अगेंस्ट कम्युनिस्ट ब्लॉक। समझ आ गई आप लोगों को? अब इसका अगर मैनिफेस्टो आप पढ़ें तो बड़ी इंपॉर्टेंट इसका मेन ऑब्जेक्टिव या मैनिफेस्टो का बिल्कुल सबसे ऊपर जो ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसमें लिखा हुआ है कि if any of the communist country will attack any of the member states of CETO, then we shall collectively defend that country from the communist menace. हम कम्युनिस्ट ब्लॉक से, कम्युनिस्ट मेनेस से उस मुल्क को मिलकर बचाएंगे। This was the manifesto of CETO, which was signed in 1954. आप लोग समझ रहे हैं? यानी ये जो एक ग्रुप बनाया गया ममालिक का, एक म्यूचुअल डिफेंस ग्रुप बनाया गया, इसका मैनिफेस्टो ही ये था कि if any of the communist country will attack any of the member states, then all the member states will collectively defend that country on which the attack is being done in order to halt communism. यानी वो मुल्क जिसके ऊपर हमला होगा हम सारे मिलके उसको बचाएंगे। तो 1965 में पाकिस्तान और इंडिया की जंग हुई, तो पाकिस्तान ने सीटो से कहा कि एज पर द एग्रीमेंट यू पीपल आर लायबल टू सपोर्ट मी, यू मस्ट कम एंड डिफेंड मी। तो सीटो में से कोई भी मुल्क पाकिस्तान की मदद करने के लिए नहीं आया, और प्ली ये ली गई या आर्ग्यूमेंट, एक्सक्यूज ये दिया गया
कि मैनिफेस्टो में बिल्कुल क्लियर कट लिखा हुआ है कि इफ एनी ऑफ द कम्युनिस्ट कंट्री विल अटैक एनी ऑफ द मेंबर स्टेट्स, तो चूंकि इंडिया जो है वो कम्युनिस्ट कंट्री है ही नहीं, सो ये आपका इंटरनल प्रॉब्लम है इंडिया के साथ, इसमें हम आपकी सपोर्ट नहीं कर सकते, इसमें हम आपकी मदद को नहीं आ सकते। The same episode was repeated in 1971. So पाकिस्तान ने जब 2 दफा देखा कि both times SEATO has never came to help me when I was in the time of need. The SEATO was miles away from Pakistan. तो पाकिस्तान ने 1973 में SEATO से रिजाइन कर दिया, पाकिस्तान ने क्विट कर लिया, SEATO से विथड्रॉ कर लिया, और 1977 में SEATO वैसे ही अपनी मौत आप ही मर गया, ये ऑर्गेनाइजेशन थी। बट इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको बताना है वो ये है कि पाकिस्तान ने ये डिफेंस एग्रीमेंट सिर्फ और सिर्फ इस वजह से साइन किया था कि इंडिया से हमें थ्रेट था, हम अपनी नेशनल सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए हमने SEATO को ज्वाइन किया। समझ आ गई बात की? लेकिन दोनों मौकों के ऊपर 65 में और 71 में SEATO हमारी हेल्प के लिए नहीं आया। इसमें दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि उस वक्त चूंकि चाइना वाज आल्सो अ कम्युनिस्ट कंट्री, 54 में चाइना वाज अ स्ट्रॉन्ग कम्युनिस्ट कंट्री एंड इट वाज हैविंग वेरी स्ट्रॉन्ग टाइज विद यूएसएसआर। तो हम अपने एक नेबर के अगेंस्ट जा रहे थे ये पैक्ट साइन करके, ये डिफेंस एग्रीमेंट साइन करके हम चाइना के अगेंस्ट जा रहे थे। बट चाइना वेरी प्रूडेंटली एट दैट टाइम got the severity of the situation, sensitivity of the situation was very rightly picked by China, and China at all the times supported Pakistan and never complained against Pakistan's participation in this defense agreement. कि चाइना ने कभी भी पाकिस्तान को इस बात पे ब्लेम नहीं किया, ना कभी कोई कंप्लेन की कि आपने हमारे ही खिलाफ, हम कम्युनिस्ट कंट्री हैं और ये ब्लॉक कम्युनिज्म के खिलाफ बन रहा है, तो आपने इसको ज्वाइन कर लिया है हमारे हमसाए होते भी। बट पाकिस्तान, चाइना एट दैट टाइम वाज वेरी कीन एंड very sensitive at that time, and it prudently reacted against this participation of Pakistan in this defense agreement. कि पाकिस्तान ने इस डिफेंस एग्रीमेंट को ज्वाइन किया और चाइना ने पाकिस्तान को जो स्टेटमेंट दी उसमें यह था कि हम समझ सकते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान को ताकतवर दोस्तों की जरूरत है, सपोर्ट की जरूरत है, हम पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं है एट दैट टाइम। एक्चुअली अगर हम एक स्टेटमेंट में बात करें तो उस वक्त पाकिस्तान और चाइना के रिलेशन they were basically fluctuating between cooperation and neutrality. आप यूं कह लें कि एक एंड के ऊपर कॉपरेशन है, दूसरे पे न्यूट्रलिटी है, तो कॉपरेशन और न्यूट्रलिटी के इन बिटवीन स्विंग कर रहे थे हमारे रिलेशन चाइना के साथ 54 में। तो पाकिस्तान ने एक्चुअली SEATO को ज्वाइन करने का मतलब है कि चाइना के अगेंस्ट एक ब्लॉक को ज्वाइन कर लिया, बट चाइना नेवर कंप्लेंट अगेंस्ट पाकिस्तान। हैव यू गॉट माय पॉइंट? तो पाकिस्तान ने SEATO को ज्वाइन क्यों किया? उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ इंडियन थ्रेट था, जिसको हमने नेहरूवियन स्कूल ऑफ थॉट का नाम दिया हुआ है। तो 3 बातें हमने नेशनल सिक्योरिटी को लेके कर ली है। पहली बात हमने ये की कि नेशनल सिक्योरिटी को लेके पाकिस्तान ने कैपिटलिस्टिक ब्लॉक को ज्वाइन किया। दूसरी बात, नेशनल सिक्योरिटी को लेके इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच के साथ यूएसए के साथ म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया 53 में। और तीसरी बात, पाकिस्तान ने एक जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया SEATO के नाम से 54 में। एमसीक्यूज के लिए आपने ये बात याद रखनी है कि SEATO का दूसरा नाम मनीला पैक्ट भी है, मनीला पैक्ट, MANILA। SEATO का दूसरा नाम मनीला पैक्ट भी है। समझ आ गई बात की? तो जहां से बात चली थी, अब जरा उस पॉइंट पे दोबारा आए कि हमने बात की थी कि व्हाई इन most of the spans of the history Pakistan's foreign policy has been dependent। तो उसका पहला जवाब हमने दे दिया कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी डिपेंडेंट रहने की सबसे बड़ी वजह हमारे ऊपर नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट था।
समझ आ गई बात की? इज इट क्लियर? अगर किसी को ये बात समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं। चूंकि हम लोग फॉरेन पॉलिसी पे बात कर रहे हैं, फॉरेन पॉलिसी की सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमने की वो ये है कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी ज्यादातर इन 77 इयर्स में डिपेंडेंट रही है, और डिपेंडेंट रहने की सबसे बड़ी वजह जो है दैट वाज आवर नेशनल सिक्योरिटी। और उसके लिए हमने 3 हरबे इस्तेमाल कर चुके हैं। वेस्टर्न ब्लॉक को ज्वाइन किया, यूएसए के साथ पैक्ट साइन किया, और सीटो को ज्वाइन किया, दैट इज कॉल्ड मैनिला पैक्ट। अब चौथी बात, अब हम यहाँ पे नहीं रुके। अब हमारी फॉरेन पॉलिसी डिपेंडेंट होने की दूसरी बड़ी वजह दैट इज फ्रेजाइल इकोनॉमी। देखिए जरा, the second reason behind our dependent foreign policy is very fragile, बड़ी आप खोटक किस्म की कह लें कि वीक इकोनॉमी। आप अगर सिंपल वर्ड्स में लिखना चाहें तो दैट इज वीक इकोनॉमी, कि हम शुरू से ही गरीब थे। ये हमारी दूसरी बड़ी वजह है फॉरेन पॉलिसी वीक होने या डिपेंडेंट होने की। अब इसके ऊपर हम अपना थीसिस बिल्ड करते हैं। आपको पता है कि जब पाकिस्तान आजाद हुआ, पार्टीशन ऑफ सब कॉन्टिनेंट हुआ, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ब्रिटिश इंडियन बैंक में जितनी इंडियन वेल्थ पड़ी हुई थी उसका वो तकरीबन कोई 750 मिलियन के करीब रुपीस के करीब अमाउंट बनती थी। तो इंडिया ने शुरू में तो वो बिल्कुल पैसे देने से ही पाकिस्तान से को इनकार कर दिया, लेकिन बाद में थोड़े थोड़े करके पैसे दिए पाकिस्तान को। वो जो शेयर बनता था पाकिस्तान का, कहां से? इंडियन नेशनल बैंक से। चूंकि पाकिस्तान अलहदा हुआ तो 1/4 वी वर ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। हम 25% थे, हमें लैंड भी 25% दी गई, तो हमें एसेट्स भी तो 25% मिलना थे। ये बात समझ रहे हैं ना आप? आजादी के बाद 25% एसेट भी मिलना थे हमें। अब एसेट्स में क्या क्या चीजें थी? कैश था, जो पाकिस्तान जो उस वक्त सब कॉन्टिनेंट के ऊपर लायबिलिटीज थी और एसेट्स थे। लायबिलिटीज को एसेट्स में से जब माइनस किया गया तो उसके बाद 25% निकाला, दैट वाज 750 मिलियन रुपीस व्हिच इंडिया वाज लायबल टू पे पाकिस्तान। आर यू विद मी? जो इंडिया ने पाकिस्तान को देने थे, तो शुरू में तो बिल्कुल इनकार कर दिया, लेकिन बाद में थोड़े थोड़े करके इंडिया ने पैसे दिए। अभी भी एक लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक कुछ पैसे उसमें से अभी भी रहते हैं, पाकिस्तान ने अभी भी इंडिया को महफूज करके रखा हुआ। अच्छा, तो शुरू में मैं जिस तरह आपको बता रहा था कि पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स जो मैंने आपको गिनवाए, वो इसलिए गिनवाए थे कि मैं एक बेस बना रहा था आप लोगों की। उसमें मैंने कहा था कि रेफ्यूजीज के इश्यूज थे, कई सारे इमिग्रेंट्स पाकिस्तान में आ रहे थे, उनको सेटल करना था। हमारे पास जगह नहीं थी, घर नहीं थे जहां उनको सेटल कर पाते, तो हमने कैंप्स बनाए, कैंप्स में लोगों को रखा गया। जब लोगों को कैंप्स में रखा गया तो वहाँ एपिडेमिक्स फैल गई, फिर फूड क्राइसिस आ गई। तो ये सारे के सारे मसाइल जो थे, इनका सोल्यूशन था स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी। अगर आपके पास पैसे होते तो आप बड़ी तेजी से एस्टैब्लिश करते, हाउसिंग कॉर्पोरेशंस बनाते, आप बिल्डिंग एम्पायर्स खड़ी कर देते, आप बहुत अच्छी अच्छी हाउसिंग एसोसिएशंस बना देते जो घर बनाती और लोगों को सेटल करवाती। But at that time, the second major issue which Pakistan was facing, that was fragile economy. Are you getting my point? तो इसके लिए हमने क्या किया? पहला काम तो मैंने आपको बताया कि 54 में हमने यूएसए से फूड क्राइसिस को मिटिगेट करने के लिए हमने गंदम ले ली। यूएसए ने हमें गिफ्ट में गंदम दे दी, उससे किसी हद तक हमने अपने फूड क्राइसिस पे काबू पाया, लेकिन स्टिल वी वर फेसिंग मैनी इश्यूज। तो पाकिस्तान ने एक और पैक्ट साइन किया 55 में, दैट वाज कॉल्ड सेंटो, CENTO। लिख ले जरा, CENTO, सेंटो। सेंटो से बनता है सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। समझ रहे हैं आप लोग? सेंटो से बनता है सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन।
जी मैं सारी बातें आपके सवालों के जवाब देता हूँ, मुझे थोड़ा सा टाइम और दे दीजिए प्लीज, इसको थोड़ा मुझे आगे लेके जाने दें। तो मैंने कल जिस तरह आपको बताया था कि सैंटो के दो और भी नाम हैं। इसका दूसरा नाम है मीटो, METO। मीटो स्टैंड्स फॉर मिडल ईस्ट ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, मिडल ईस्ट ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और इसका तीसरा नाम जो है वो मैंने आपको बताया था कि दैट वाज बगदाद पैक्ट, बगदाद पैक्ट। मोहम्मद अब्दुल रहमान, आपकी चैट शो हो रही है अभी, ये पहले ही शायद शो हुई है, कहिए आप क्या कहना चाहते हैं। अगर मैं आपको क्वेश्चन आंसर अभी लेना शुरू कर दूंगा ना, तो हम यहाँ से एक कदम भी आगे नहीं उठा सकेंगे, ये मैं आपको पहले क्लियर कर रहा हूँ। फिर आप लोगों का शिकवा ये होगा कि कोर्स हमारा पीछे रहता जा रहा है और हम आगे नहीं जा पा रहे। मुझे थोड़ी सी और बात कर लेने दें, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। मैं बुक्स भी आपको बताऊंगा, इसमें आपने दो बुक्स जरूर पढ़नी है, एक ट्रैक टू पाकिस्तान आपने पढ़नी है, ट्रैक टू पाकिस्तान, और दूसरी बुक आपने पढ़नी है फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान, नई बुक जो मार्केट में आई है, अब्दुल सत्तार साहब की आई थी। फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान राइटर मैं आपको बताता हूँ, हमारे फॉरेन एम्बेसडर थे अभी कुछ अर्सा पहले, मेरे ज़हन से नाम निकल गया उनका। खैर, तो मैं बात कर रहा था सेंटो की। सेंटो स्टैंड्स फॉर सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका दूसरा नाम मीटो, मिडल ईस्ट ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और तीसरा नाम बगदाद पैक्ट है। शुरू में इसमें जो ममालिक शामिल थे उसमें था बगदाद मतलब इराक था, ईरान था, टर्की था, पाकिस्तान और यूके, ये 5 ममालिक थे। तो बगदाद ने पैक्ट साइन होते साथ ही इससे क्विट कर लिया। जी बुक में आपको बता रहा हूं, एक आपने ट्रैक टू पाकिस्तान पढ़नी है, मैं मैसेज कर देता हूं यहाँ पे, जस्ट प्लीज लिखने लगा हूं जो एवरीवन को देख। आप लोगों को ये मैसेज शो हो जाएगा। ये अभी नबील नवाज को प्राइवेटली मैसेज शो होगा। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से कहता हूँ कि काइंडली आप ये नाम लिखते हैं ट्रैक टू पाकिस्तान, इनको लिखते हैं बच्चों को, और दूसरा आप लिखते हैं फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान बाय, उनके नाम में शायद अब्दुल सत्तार है, हाँ ट्रैक टू पाकिस्तान। एक तो ये किताब आपने लेनी है और दूसरी आपने लेनी है फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान टिल 2020। अभी बिल्कुल नई किताब आई है मार्केट में 2020 तक, पहला जो इसका एडिशन था वो 2012 तक था, और दूसरा एडिशन जो इसका आया है अभी लेटेस्ट। यार डॉक्टर साहेब जस्ट वन मिनट प्लीज। जी सॉरी, हाँ दूसरी किताब बिल्कुल मैंने आपको सही नाम बताया था, फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान 2020 बाय अब्दुल सत्तार। अब्दुल सत्तार ही नाम था, मुझे कंफ्यूजन थी कि शायद नाम में कोई एक और वर्ड भी है सेंटर में। खैर अब्दुल सत्तार पाकिस्तान के फॉरेन एम्बेसडर भी थे यूएसए में, उनकी लिखी हुई किताब है फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान 2020। लेटेस्ट एडिशन आपने लेना है वरना आपके 8 साल पिछले वाले रह जाएंगे, क्योंकि इससे पहले वाली बुक थी वो 2012 तक थी। थैंक यू सो मच आप लोगों के मैसेजेस के लिए।
अभी हम थोड़ी बात आगे बढ़ाते हैं, फिर मैं आपके सवाल भी लेता हूँ इंशाल्लाह। थैंक यू। तो मैं बात कर रहा था कि पाकिस्तान ने अपने फाइनेंशियल क्राइसिस को दूर करने के लिए सेंटो को ज्वाइन किया, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन को 1955 में। अब आपको पता है कि ईरान इज अ रिच कंट्री। अब बेशक उसके ऊपर इंटरनेशनल सैंक्शंस बहुत ज्यादा हैं, उसको ऑयल और गैस जो है वो एक्सपोर्ट नहीं करने दी जाती। दैट्स व्हाई Iran is facing financial crisis as well as some economic issues। बट अगर आप देखें तो दुनिया में गैस प्रोड्यूस करने में या गैस के वेल्स में ईरान का दूसरा नंबर है। Iran could be a very rich country of the world if the sanctions imposed by United Nations on the directions of USA। अगर मैं बिल्कुल सीधी बात करूं तो USA के कहने पे यूएनओ ने जो सैंक्शंस लगाई हुई हैं ईरान के ऊपर, अगर वो ना लगी हो तो ईरान इस खित्ते में सबसे अमीर मुल्क होना चाहिए था, जितने उसके पास ऑयल और गैस के ज़खायर हैं। तो खैर उस वक्त तो इसके ऊपर पाबंदियां भी नहीं थी 1955 में, और पाकिस्तान को ये होप थी कि हम गैस और ऑयल के इश्यूज ईरान के जरिए सॉल्व करेंगे, टर्की से हम इकोनॉमिक सपोर्ट लेंगे। इराक भी उस वक्त चूंकि रिसोर्सेज रिच कंट्री है ऑयल के हवाले से, तो ईरान के मुकाबले में इराक भी हमारे पास अल्टरनेटिव होगा। तो पाकिस्तान ये सोच के एक पूरे इस ब्लॉक का हिस्सा नहीं का बन रहा था। और चौथा मुल्क जो मैंने आपको बताया ग्रेट ब्रिटेन, चूंकि वो हमारे बाप दादा थे, अगर सीधी बात करें, चूंकि पहले तो वही रूल कर रहे थे और हम लोग बेसिकली उनकी एक ऑफ शूट है ना। इंडिया और पाकिस्तान तो ग्रेट ब्रिटेन की एक ऑफ शूट है, चाहे हमारी जो पेडिग्री है वो मुख्तलिफ हो गोरों से, लेकिन अगर बाय लॉज हम बात करें, लीगैलिटी की बात करें, तो हम उन्हीं के लॉज को 9 साल अप्लाई करते रहे, उन्हीं के कॉन्स्टिट्यूशन को हम अपना प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन 9 साल रखा, जिसको मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 कहा। 47 से लेके 56 तक हमारे पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, और हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में कुछ अमेंडमेंट्स करके प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पर यूज करते रहे। तो इसका क्या मतलब है? दूसरे अल्फाज में अगर हम कहें तो मैं ये कह सकता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशनली वी आर द ऑफशूट ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन। ये बात आपको समझनी पड़ेगी और माननी भी पड़ेगी। हम जितने भी इस्लामिक हों, जितने भी मुसलमान हों, दूसरी साइड सेकंड साइड ऑफ द मिरर जो है उसको कभी नहीं भूलना चाहिए। हमारे अभी भी आर्मी में जितने लॉज इंप्लीमेंट होते हैं वो ब्रिटिश इनेक्टेड लॉज हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन है जिसके जरिए कोर्ट मार्शल होता है, या आर्मी के बाकी दीगर रूल्स जो हैं वो सारे के सारे वही हैं जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी के थे। दूसरी तरफ हमारे पुलिस लॉज जो हैं, अभी तो खैर पुलिस का हमारा ऑर्डिनेंस नया आ गया 2002 का, उससे पहले हम लोग 1884 का पुलिस एक्ट यूज करते थे, तो वो भी ब्रिटिश फॉर्मुलेटेड था। और हमारे ज्यादातर कवानीन जो है हम उसमें प्रेसिडेंट्स जो यूज करते हैं, जो एग्जाम्पल्स कोट करते हैं, जिन केसेस का हवाला देते हैं, वो हम ग्रेट ब्रिटेन से लेते हैं या यूएसए से लेते हैं। और यूएसए भी ऑफ शूट है ग्रेट ब्रिटेन की, आप लोग इस बात से अच्छी तरीके से वाकिफ हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि पांचवा मुल्क जो इस पैक्ट में शामिल था दैट वाज ग्रेट ब्रिटेन, और वो अमीर मुल्क था। हमें इन सारे ममालिक से एक ही चीज दरकार थी, इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल सपोर्ट, either in the form of oil or gas or any other food item। हम लोग उस वक्त desperately इन ममालिक की तरफ देख रहे थे कि ये हमें सपोर्ट करें। क्यों सपोर्ट करें? अपनी दूसरी मैनेस को, अपने दूसरे मसले को हल करने के लिए। और दूसरा मसला मैंने आपको क्या बताया? फाइनेंशियल क्राइसिस। बात शुरू हुई थी डिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी से, तो डिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी की वजूहात हम जांच रहे हैं। तो उसमें पहली वजह जो मैंने आपको बताई थी वो था नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट। उसके लिए जो हमने शुरू में हरबे आजमाए वो मैंने आपको क्लियर कट खोल के रख दिया आपके सामने। फिर दूसरा थ्रेट था हमारे सामने, दूसरा चैलेंज था, दैट वाज फाइनेंशियल और इकोनॉमिक क्राइसिस। उसमें फूड क्राइसिस भी थे,
उसको मिटिगेट करने के लिए हमने एक तरफ तो यूएसए से फूड की फॉर्म में, व्हीट की फॉर्म में असिस्टेंस ली, दूसरी तरफ हमने बगदाद पैक्ट को साइन किया। बात समझ में आ गई? फिर साथ ही 1955 में हमने एक और काम किया जो था 5 ईयर प्लान्स, डेवलपमेंट प्लान्स बनाने हमने शुरू कर दिए। इसमें एक बात आपने इंतहाई अहम जो याद रखनी है वो ये है कि नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट को काउंटर करने के लिए हमने 1953 में इंडिविजुअल कैपेसिटी में यूएसए के साथ जो डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया था, दैट वाज प्योरली मिलिटरीली इन नेचर। ये बात आप याद रखें। उसमें क्या था कि यूएसए हमारी मिलिट्री को सपोर्ट करेगा। मिलिट्री को क्या सपोर्ट करेगा? एम्युनिशन देगा, वेपन्स देगा, इसके अलावा पाकिस्तान को टैंक्स देगा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा, हमारी मिलिट्री को ट्रेनिंग देगा, हमारे स्टाफ कॉलेजेस डेवलप करेगा, कैंटोनमेंट एरियाज को डेवलप करने में मदद देगा, या कोई भी ऐसी असिस्टेंस जो पाकिस्तान आर्मी चाहती है, यानी जो असिस्टेंस वहां से आएगी वो पाकिस्तान आर्मी पे लगेगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो मैं ये कहना चाह रहा था कि 1955 तक हम इस पोजीशन में आ गए थे कि हम लोग कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी अपने मुल्क में भी स्टार्ट करते। अच्छा, ये बात जो मैं अभी आपसे करने लगा हूं कि इकोनॉमिक क्राइसिस, अब इसके लिए मुझे थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताना पड़ेगा। पाकिस्तान बनने के पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह इकोनॉमी ही थी। अगर आप लोग इजाजत दें तो वो मैं आपको बिल्कुल शॉर्टली डिस्क्राइब करके आगे लेके आऊंगा, क्योंकि आपको ये आइडिया होना चाहिए कि जब पाकिस्तान बना था तो एक्चुअल में हमारी इकोनॉमिक पोजीशन क्या थी। ये क्लियर होना बड़ा जरूरी है। ज्यादातर लोग कहते हैं कि ये एक बहुत बड़ी डिबेट है कि पाकिस्तान जो था वो मुसलमानों के लिए बना सो दैट मुस्लिम्स कैन लिव देयर लाइव्स एज पर द कन्वेंशंस ऑफ इस्लाम, कि हम लोग इस्लाम के मुताबिक अपनी जिंदगियां गुजार सकें। ये एक मोटिव हो सकता है, लेकिन टोटली इट वाज नॉट द स्टोरी। ये मुकम्मल स्टोरी नहीं है। आप देखें कि जब सब कॉन्टिनेंट इकट्ठा था तो सब कॉन्टिनेंट में दो बड़ी इंडस्ट्रियल मार्केट्स थी। जैसे आज हम कहते हैं ना कि कराची, फैसलाबाद, लाहौर 3 बड़ी इंडस्ट्रियल मार्केट्स हैं। अब गुजरांवाला, सियालकोट भी बन जा रहे हैं। यहाँ पे सबसे ज्यादा इंडस्ट्री लगी हुई है। उस वक्त 2 थे, बंगाल में कोलकाता और दूसरा बॉम्बे। ये 2 बड़ी इंडस्ट्रियल हब्स थी जहाँ पे सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियल यूनिट्स लगे हुए थे। कोलकाता में तो चूंकि प्रीडोमिनेंटली हिंदू मेजॉरिटी थी, दैट वाज वेस्ट बंगाल। एक्चुअली जब मैं पार्टीशन ऑफ बंगाल आपको पढ़ाऊंगा तो मैं बंगाल के सारे डायनामिक्स आपके सामने खोल के रखूंगा कि व्हाई बंगाल वाज पार्टीशन। बंगाल बेसिकली 2 हिस्सों में मुहित था। एक को ईस्ट बंगाल कहते थे, एक को वेस्ट बंगाल कहते थे। ईस्ट बंगाल में मुसलमान ज्यादा थे और वेस्ट बंगाल में हिंदू ज्यादा थे। वेस्ट बंगाल डेवलप्ड था जिसका कैपिटल कोलकाता था। अच्छा, तो ईस्ट बंगाल का कैपिटल ढाका था। आप समझ रहे हैं ना, ये पूरा एक प्रोविंस था ब्रिटिश गवर्नमेंट में। ये एक रेजिडेंसी थी। मैं आपको बिल्कुल पाक अफेयर्स बेसिक से जब लेके चलूंगा तो मैं आपको सारी बातें समझाऊंगा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन का तरीका क्या था, कौन कौन से प्रोविंसेस को वो गवर्नर्स से गवर्न करते थे, कौन से प्रोविंसेस को वो लेफ्टिनेंट गवर्नर से कंट्रोल करते थे, और कौन से प्रोविंसेस को वो कमिश्नर्स से कंट्रोल करते थे। आपको सब कॉन्टिनेंट की पूरी पिक्चर क्लियर करूंगा, बट अभी सिर्फ 2 बातें बता के आगे लेके चलूंगा। ये मैं बताना चाह रहा था कि सब कॉन्टिनेंट में 2 बड़ी मार्केट्स थी, इंटरनेशनल लेवल की इंडस्ट्रियल मार्केट्स है। एक कोलकाता, दैट वाज वेस्ट पार्ट ऑफ द बंगाल। पूरा बंगाल आप यूं इमेजिन करें कि एक सूबा है जिसके 2 हिस्से हैं। एक को हम कह देते हैं वेस्ट बंगाल है, दूसरा ईस्ट बंगाल है। वेस्ट बंगाल में बड़ा शहर कोलकाता था तो इसलिए उसको हम कैपिटल ऑफ बंगाल, वेस्ट बंगाल का कैपिटल कोलकाता कह देते थे, और ईस्ट बंगाल का बड़ा शहर ढाका था तो ढाका को हम ईस्ट बंगाल का कैपिटल कह देते थे। हालांकि ये पूरा एक ही सूबा था। इसको 1905 में 2 हिस्सों में तकसीम किया गया, लेकिन ये तकसीम ज्यादा देर ना चल सकी बिकॉज it was basically infringing the benefits, the interests of the Hindus. So Hindus make hue and cry against this partition, and this partition was annulled in 1911.
1911 में इस पार्टीशन को अनल कर दिया गया। समझ आई बात की? यानी बहुत बड़ा सूबा था, मुसलमान डिप्राइव्ड थे, हिंदू प्रॉस्पर थे, पैसे वाले थे, क्योंकि वो कोलकाता वाली साइड पे रहते थे, वेस्ट बंगाल में, मुसलमान ईस्ट बंगाल में रहते थे जो गरीब हिस्सा था। इसी वजह से इसको दो हिस्सों में तकसीम किया गया था कि ईस्ट बंगाल भी थोड़ा ऊपर आ जाए, उसमें भी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स थोड़ा ऊपर आ जाए, लोगों को एजुकेशन की फैसिलिटीज मिलना शुरू हो जाए, रेल के ट्रैक्स बन जाए, इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टार्ट हो जाए। लेकिन चूंकि इस पूरे सूबे में हिंदू डोमिनेट कर रहे थे और उनके इंटरेस्ट बहुत ज्यादा थे, तो जब इसको पार्टीशन 1905 में लॉर्ड कर्जन ने इसको दो हिस्सों में तकसीम किया ना, और दो सूबे बना दिए, वेस्ट बंगाल को अलहदा कर दिया, ईस्ट बंगाल को अलहदा कर दिया, तो एक्चुअली होता ये था कि हिंदू रहते तो वेस्ट में थे, लेकिन उनकी जमीनें ईस्ट बंगाल में थी, उनके न्यूज़पेपर ईस्ट बंगाल में बिकते थे, न्यूज़पेपर्स के लिए रॉ मटेरियल ईस्ट बंगाल में उगता था, लॉयर्स रहते तो कोलकाता में थे, प्रैक्टिस जाके ईस्ट बंगाल में करते थे। मतलब यूं आप कह लें कि द प्रोग्रेस, द prosperity of the West Bengal was at the cost of the deprivation of the East Bengal। समझ आई? यानी वेस्ट बंगाल की तरक्की वो ईस्ट बंगाल की महरूमी के ऊपर बुनियाद रखती थी। यानी prosperity of West Bengal that was at the cost of deprivation of East Bengal। समझ आई आपको? यानी आप उनको डिप्राइव रखें, डेप्रिवेशन करें ईस्ट बंगाल की, तो वेस्ट बंगाल खुशहाल रह सकता है। तो इसी उसूल के ऊपर इसको पार्टीशन कर दिया गया। मैं ये अलग टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा। तो हिंदुओं के चूंकि बेनिफिट सारे के सारे इन्फ्रिंज हुए इसमें, उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया, ह्यू एंड क्राई करना शुरू कर दिया, ब्रिटिश गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया, प्रेशराइज इतना कर दिया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज किंग जॉर्ज V, he was the British king at that time, he was forced to annul this partition in 1911। 6 साल सिर्फ ये पार्टीशन चली और 1911 में इसको दोबारा अनलमेंट कर दी गई, कैंसिल करके दोबारा सूबों दोनों को इकट्ठा करके एक सूबा बना दिया गया। This is a separate story, but the thing which I am going to emphasize that is Kolkata was an industrial hub, the second industrial hub was Bombay। ठीक है, अब कोलकाता में मैंने आप को ये बात साबित कर दी कि हिंदू डोमिनेट करते थे, मुसलमान नहीं थे, मुसलमानों की कोई इंडस्ट्री नहीं थी, जबकि बॉम्बे में मुसलमानों की कुछ इंडस्ट्री थी। ठीक है, यानी बॉम्बे की इंडस्ट्री अब यूं समझ लें कि पार्टीशन थी बिटवीन मुस्लिम्स एंड हिंदूज। हिंदू भी मिलों के मालिक थे और मुसलमान भी थे। लेकिन इसमें मजे की बात यह है कि जो मौजूदा पाकिस्तान की जियोग्राफी है, जिस जगह आज हम हैं, यहाँ पे भी मुसलमान इंतहाई डिप्राइव्ड थे। मुसलमान यहाँ पे बहुत मिजरेबल कंडीशन में थे। ना मुसलमानों का इकोनॉमी में कोई शेयर था। जमीनों का मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से थर्ड टर्नओवर में सारी जमीनें हिंदुओं और सिखों को अलॉट की गई, मुसलमानों से छीन के ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। एक्चुअली मुसलमानों ने हिंदुओं और सिखों से छीनी जब मुस्लिम रूल आया यहाँ पे। ठीक है, और जब हिंदू कहीं या सिख पावर में आते तो मुसलमानों से छीन ली, ब्रिटिश आए तो जो मुसलमानों के पास थी वो छीन के दोबारा हिंदू सिखों को दे देगी, तो मुसलमान दोबारा टेनेंट्स बन गए, मुजारे बन गए जमीनों के ऊपर। ना बैंक्स और कॉर्पोरेट सेक्टर में मुसलमानों का शेयर था, ना मुसलमान यहाँ की एग्रीकल्चर में शेयर रखते थे, सिर्फ टेनेंट्स थे। मुसलमान मोस्ट डिप्राइव्ड स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी थे आज मौजूदा जो पाकिस्तान है इसमें। लेकिन बॉम्बे के मुसलमान देवर वेल टू डू मुस्लिम्स, वो अमीर लोग थे। अब कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने दो चीजों को सामने रखा। एक ये कि मुसलमान हैं तो ज्यादा, पॉपुलेशन में तो ज्यादा हैं इस जगह पे, इस एरिया में जिसमें आज हम लोग हैं, पाकिस्तान है, लेकिन ये सारे के सारे बेचारे मिजरेबल कंडीशन में हैं। अब इनको इनकी मिजरेबल कंडीशन से निकालना भी है, उसके लिए दो चीजों की जरूरत है, एक मैन पावर, दूसरा फाइनेंशियल रिसोर्सेज। तो कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने यहाँ पे बेहतरीन पॉलिटिशियन का सबूत दिया कि बॉम्बे के मुसलमान इंडस्ट्रियलिस्ट को ये बात समझाई कि देखो आप बॉम्बे की पोर्ट से एक्सपोर्ट करते हैं, बॉम्बे पोर्ट है, हिंदुओं की मोनोपोली है वहां पे, हिंदू पहले खुद अपनी चीजें एक्सपोर्ट कर लेते हैं, सबसे एंड पे महीने पे आखिर में अगर कुछ टाइम बचता है तो आपको मौका मिलता है अपनी एक्सपोर्ट्स करने का। ऐसे ही है,
उन्होंने कहा जी बिल्कुल ऐसे ही है, हम मिलों के ओनर होने के बावजूद, एक्सपोर्टर्स होने के बावजूद हम लोग इस पोजीशन में नहीं है कि हम इंडिपेंडेंटली अपनी कैपेसिटी के एतबार से एक्सपोर्ट्स कर सकें। तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने सिर्फ और सिर्फ ये किया कि ह्यूमन पावर को फाइनेंशियल पावर के साथ कन्वर्ज किया, यानी बॉम्बे के इंडस्ट्रीज को ये बात समझाई, इफ यू पीपल विल फाइनेंस दिस मूवमेंट ऑफ पाकिस्तान, the people who are intended to have separate homeland, they will strive, but economically they need your support. If you will give support, but in return we shall give you the Karachi port, which will be handed over to you, and you people will independently establish that port, you will export independently from Karachi. तो आपको कराची की पोर्ट भी दे दी जाएगी, आप उसको डेवलप करें, आप वहां से एक्सपोर्ट्स करें, आपका कोई कंपेटिटर हिंदू नहीं होगा वहां पे, ये नहीं होगा कि महीने के आखिर में आपकी प्रोडक्ट्स बाहर जा रही हो। तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो काम किया, दैट वाज बेसिकली द कन्वर्जेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड मटेरियल रिसोर्सेज। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ह्यूमन रिसोर्स को मटेरियल रिसोर्स के साथ कन्वर्ज किया। तो बात चल रही थी कि पाकिस्तान जब बना तो पाकिस्तान बहुत ही डिप्राइव्ड, फाइनेंशियली बहुत वीक था। उसकी वजह ये थी कि वो मुसलमान जो बॉम्बे से माइग्रेट करके कराची आए, उनको टाइम लगना था अपनी इंडस्ट्री यहाँ एस्टेब्लिश करने में, वो अपनी दौलत तो वहां से लेके आए, बट एक इंडस्ट्री को लगाने के लिए टाइम चाहिए होता है, ये रातों रात तो नहीं हो जाता। और उस पूरी उनकी वेल्थ को पाइपलाइन करने के लिए, स्ट्रीमलाइन करने के लिए, या उसको इस तरीके से सोसाइटी में सर्कुलेट करने के लिए कि बेनिफिट्स माइट बी ट्रिकल डाउन अप टू द लोएस्ट स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी, इट वाज मैंडेटरी टू हैव एट लीस्ट 10 इयर्स। ठीक है, तो इन दीस 10 इयर्स पाकिस्तान वाज फेसिंग फाइनेंशियल क्राइसिस। यहाँ के लोग तो पहले ही महरूम थे, गरीब थे, और जो बाहर से आए उनके पास पैसा तो था, लेकिन सिर्फ पैसा से कुछ नहीं हो सकता, उससे आप फैक्ट्री लगाएंगे, को प्रोडक्शन हाउस बनाएंगे, उसमें टाइम लगेगा। तो वो वाला टाइम स्पैन जो आपने अपने डिप्राइव्ड स्ट्रेटास ऑफ सोसाइटी को उठाने के लिए लगाना था, बेसिकली वही हमारी फॉरेन पॉलिसी की डिपेंडेंसी का बायस बना। समझ आइए आप लोगों को बात की कि हमारी फॉरेन पॉलिसी के डिपेंडेंट होने में दूसरा अमल दखल है इकोनॉमी का, कि हम लोग गरीब थे शुरू से। मुझे उम्मीद है आप लोग यहाँ तक मेरे साथ हैं। अब आप लोग क्वेश्चन पूछें। नहीं, इंटरमिंगल कुछ भी नहीं हो रहा। मैं दोबारा सारी बात को एक दफा से आपके सामने समरी उसकी बयान कर देता हूँ। मैंने सबसे पहले तो आपको फॉरेन पॉलिसी के ऊपर कल वाली बातें बताई, और आज वाली बातों में तो इंतहाई मुख्तसर सी बात मैंने की है। सबसे पहले मैंने नेशनल इंटरेस्ट को डिफाइन किया और आपको बताया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया किस तरह से पोलराइज हुई। दुनिया में दो ब्लॉक्स बने, कैपिटलिस्टिक ब्लॉक, कम्युनिस्ट ब्लॉक। Capitalistic bloc was led by USA and communist bloc that was led by USSR। तो इन दोनों के दरमियान कोल्ड वॉर शुरू हुई 1945 में, और जब पाकिस्तान ने इंडिपेंडेंस गेन की तो पाकिस्तान was forced to be a part of one of the blocks। तो पाकिस्तान ने कैपिटलिस्टिक ब्लॉक को ज्वाइन किया। उसकी तीन वजूहात मैंने आपको बताई। पहली वजह ये थी कि पाकिस्तान को नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट था, उसके लिए हमने ना सिर्फ ब्लॉक को ज्वाइन किया बल्कि यूएसए के साथ 53 में म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया, हमने सीटो को साइन किया। अच्छा, दूसरी बात मैंने आपको बताई प्रॉक्सी वॉर्स क्या होती हैं। कोल्ड वॉर के सब हेडिंग में मैंने आपको प्रॉक्सी वॉर की अंडरस्टैंडिंग दी। उसकी एग्जांपल्स मैंने आपको कोरियन वॉर, वियतनाम वॉर और अफगान वॉर से दी। अफगानिस्तान वॉर जो 1979 में हुई, रशिया ने इन्वेड किया अफगानिस्तान में, यूएसए ने पाकिस्तान के थ्रू रशिया को यहाँ पे ट्रैप कर लिया अफगानिस्तान में, और तब छोड़ा जब इकोनॉमिकली रशिया वाज in very pathetic condition and it was at the brink of disintegration।
और वो आखिरकार 1991 में डिसइंटीग्रेट हो गया बिकॉज इकोनॉमिकली इट वाज नॉट सुटेबल फॉर रशिया टू रिटेन इट्स इंटेग्रिटी। समझ आ गई बात को? आपको बात की तो मैं सिर्फ मुख्तसर बातें आपके साथ की हैं। तो कोई ब्लॉक्स बन गए, ब्लॉक्स के बाद कोल्ड वॉर में प्रॉक्सी वॉर मैंने आपको समझाई, और इन सारी बातों को मैंने जोड़ा है डिपेंडेंसी ऑफ पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी के साथ। जी इसलिए तो मैं बिल्कुल बेसिक बातें बता रहा हूं। आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं, मैं समझ सकता हूं कि मैंने इसलिए इंतहाई बुनियादी बातें आपसे की हैं ताकि आप लोग सबकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इसलिए मैं इंतहाई बेसिक बातें बता के आपको आगे लेके जा रहा था। मैंने सिर्फ 2 बातें एस्टैब्लिश की हैं। कौन कौन सी? एक पहले नजरिया, एक पॉइंट मैंने लिया, वो था कि व्हाई फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान हैज बीन प्रीडोमिनेंटली डिपेंडेंट थ्रू आउट हिस्ट्री। इसके लिए मैंने 2 पॉइंट साबित कर दिए हैं। एक, देयर वाज अ नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, तो उधर से ही हमारी फॉरेन पॉलिसी डिपेंडेंट होना शुरू हो गई, और आगे हम हर फेज में देखेंगे कि कैसे कैसे डिपेंडेंट रही और कहां न्यूट्रल रही। फिर दूसरी बात मैंने ये साबित की कि इकोनॉमिकली वी वर इन अ मिजरेबल कंडीशन। सो दुनिया से हमने हेल्प लेना चाहा, और जो सेंटो हमने साइन किया वो इस बात का मुंह बोलता सबूत था कि हम दुनिया से मदद चाह रहे हैं, किसी ना किसी फॉर्म में दुनिया से हेल्प चाह रहे हैं अपने इकोनॉमिक क्राइसिस से निकलने के लिए। यहां तक आप लोग मेरे साथ हैं? यहां तक आपको बात समझ आ गई? इसी चीज को साबित करने के लिए मैंने मुख्तलिफ चीजों को, मुख्तलिफ बातों को आपके सामने रखा है। जी पाकिस्तान, ये एक क्वेश्चन है कि पाकिस्तान इसराइल को एक्सेप्ट क्यों नहीं करता? बताएं जी, पाकिस्तान इसराइल को एक्सेप्ट क्यों नहीं करता? ये हमारे रिलीजियस सेंटिमेंट्स हैं जी। इन्होंने मुख्तसर जवाब दे दिया। हमारे बैचमेट गया साहब पीआरओ हैं, सीनियर बने हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में। वो कह रहे हैं जी रिलीजियस सेंटीमेंट है, और पाकिस्तान में चूंकि एथनिक और रिलीजियस ग्रुप्स बहुत स्ट्रांग है। ये बात मैंने आपको बतानी है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है उसकी डिपेंडेंसी में एक बहुत बड़ा एलिमेंट जो है वो रिलीजियस प्रेशर ग्रुप्स का भी है। ये कल के लेक्चर की बात है। जी नोट्स में मैंने खुद पॉइंट्स मुख्तलिफ बुक्स से इकट्ठे करके बनाए हैं, कई सारी किताबों से। इंडियन पाकिस्तान हिस्ट्री सब्जेक्ट इज रिलेटेड टू पाकिस्तान करंट अफेयर्स सब्जेक्ट। एक सिलेबस ऑफ इंडियन पाकिस्तान हिस्ट्री सब्जेक्ट इज रिलेटेड टू पाकिस्तान करंट अफेयर्स सब। नहीं, हिस्ट्री के कुछ पोर्शंस जो हैं वो हमारे सब्जेक्ट का हिस्सा हैं। वो कई बातें आगे की समझाने के लिए पीछे का रेफरेंस देना पड़ता है। रिलीजियस एफिनिटीज की वजह से बिल्कुल सही कहा, पैलेस्टाइन को भी मैप से रिमूव कर दिया है। लेकिन यूएनओ में पैलेस्टाइन का जो इशू है उसकी बड़ी स्ट्रॉन्ग ग्राउंड्स हैं, और असल में प्रॉब्लम ये है कि अरब दुनिया जो है वो खुद ही इस इशू के ऊपर इतने लिथार्जिक हैं कि हम देखें पाकिस्तानी बेशक जितने भी मसाइल से गुजर रहे हैं कि हमने कश्मीर इशू को जिंदा जरूर रखा है, ये बात माननी पड़ेगी। जबकि अरब दुनिया हमसे कितनी ज्यादा अमीर है, इसके बावजूद वो पैलेस्टाइन इशू को उस तरीके से जिंदा नहीं रख पाए जिस तरीके से रखना चाहिए था। सर इंडियन पाकिस्तान के साथ क्यों नहीं सही चल रहा? इंडिया, अब देखें ना इस टाइम इंडिया पाकिस्तान के साथ क्यों नहीं सही चल रहा है? इसमें शुरू में तो हमारी गलतियां थी। सर आई वांट अ क्वेश्चन। जी जी पूछिए आप। सर आपने अभी बताया था कि जो यूएसए है उसके साथ एक पैक्ट जो था वो साइन हुआ था, तो सर आपने बाद में कहा था कि उसके बाद हम लोगों ने खत्म कर दिया था पाकिस्तान ने। तो सर आपने ये भी कहा था साथ में कि यूएसए सपोर्ट आवर मिलिट्री, तो सर हमने क्यों उनको कहा कि हमें सपोर्ट करें? जी मैडम,
मैंने दो आपको पैक्ट्स इसमें बताए हैं। एक मैंने कहा कि 1-to-1 पैक्ट हमने साइन किया यूएसए के साथ 53 में, दैट वाज म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट। वो हमने सिर्फ इसलिए किया अपने मिलिट्री को स्ट्रेंथन करने के लिए, चूंकि इस बात को तो हम वाजे कर चुके हैं कि हमें इंडिया से थ्रेट था कि इंडिया हम पे अटैक न कर दे। क्योंकि नेहरूवियन स्कूल ऑफ थॉट, जो मैंने कल बड़ी डिटेल में आपको बताया था कि इंडिया से हमें ये थ्रेट था कि इंडिया कहीं अटैक करके हमें दोबारा अपने अंदर शामिल करने की कोशिश ना करे, तो इसलिए हमारी मिलिट्री को स्ट्रांग होना चाहिए। मिलिट्री को स्ट्रांग करने के लिए हमारे पास सबसे बेस्ट ऑप्शन जो था वो यूएसए से सपोर्ट लेना ही था, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। और दूसरा जो मैंने आपको बताया, सीटों को हमने साइन किया और ज्वाइन किया उसको हमने। सीटों को ज्वाइन करने का मकसद भी सिर्फ ये था कि अगर हमारे ऊपर कोई अटैक करेगा तो कम से कम ये 8-10 ममालिक जो है ये मिलके हमें डिफेंड करेंगे। I hope I have answered your question. सर एक क्वेश्चन है। जी सर आपने कहा था कि पाकिस्तान यूएसए के साथ ज्वाइन हुआ, लेकिन पाकिस्तान जब भी यूएसए के साथ गया तो पाकिस्तान को तो नुकसान ही पहुंचा है, फायदा तो कभी भी नहीं हुआ। 79 में देख ले, 1979 में रशिया की तरफ ले गया, रशिया ने जब अटैक किया पाकिस्तान ने उसका यूएसए का साथ दिया, उसके बाद क्या हुआ, टेररिज्म हमारे मुल्क में आई। अब क्या हो रहा है, अब इंडिया जो अमेरिका है वो जाता है इंडिया के साथ, लेकिन हम फिर जा रहे हैं रशिया के साथ, तो इसकी क्या वजह है? पाकिस्तान को तो फिर नुकसान है, पाकिस्तान फिर क्यों अपनी फॉरेन पॉलिसी अमेरिका की तरफ रखता है? तो इसकी क्या कोई बेसिक वजह है? आपके सवाल का मैं जवाब देता हूँ कि पाकिस्तान को हमेशा यूएसए से नुकसान नहीं हुआ। दिस इज अ मिसकॉन्सेप्शन। ये सबसे पहले तो ये करेक्शन आप कर लें कि हम कभी, अमेरिका ने शुरू में हमारी तरफ नहीं आया, बल्कि लियाकत अली खान साहब ने फर्स्ट विजिट रशिया की इनविटेशन पे रिजेक्ट किया और यूएसए की इनविटेशन पे जाकर विजिट किया। मतलब ये कहने का कि हम खुद उनके पास भीख मांगने के लिए गए कि आप हमारी सपोर्ट करें। आप देखें, यूएसए और पाकिस्तान का रिलेशन 47 से लेके आज तक मिसट्रस्ट के ऊपर है। आप ये बात कभी ना भूलें कि हम दोनों ममालिक का ताल्लुक जो है वो मिसट्रस्ट के ऊपर है। वो किस तरह से कि अमेरिका हमारी तरफ तभी आता है जब उसको हमारी जरूरत होती है, और जब उसको हमारी जरूरत होती है हम उस टाइम को अपने लिए द बेस्ट टाइम समझते हैं कि अमेरिका को हमारी जरूरत पड़ गई है। कैसे बना, मैं आपको मिसाल देता हूँ। जब अमेरिका को हमारी जरूरत पड़ी है वो हमारे लिए द मोस्ट फेवरेबल टाइम रहा है। किस टर्म्स में? हमने अपने कैंटोनमेंट एरियाज डेवलप किए। क्या पाकिस्तान की इकोनॉमी के साथ इतनी बड़ी फौज आप सस्टेन कर सकते थे? नेवर एवर। इतने बड़े बड़े कैंटोनमेंट एरियाज आप बना सकते थे पाकिस्तान की इकोनॉमी के साथ? नेवर एवर। आप कभी भी इतनी वेपनाइजेशन कर सकते थे? आप न्यूक्लियर पावर बन सकते थे? भाई पाकिस्तान की इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग नहीं है कि इतनी बड़ी फौज को सपोर्ट कर सके। आप यूं कह लें कि जो आप कभी किसी कैंट में जाए ना तो आपके होश उड़ जाएंगे। वो सारी प्रॉपर्टी क्या पाकिस्तान ने अपनी इकोनॉमी से जनरेट की है? ऐसा कुछ नहीं है। आपको पता है कि एक टैंक की कीमत में 5 हॉस्पिटल, 100 बेड के 5 हॉस्पिटल बन सकते हैं। ठीक है, हमारे पास हॉस्पिटल्स नहीं है लेकिन टैंक्स हमारे पास बेशुमार है। तो ये बात ना करें कि अमेरिका ने हमें हमेशा यूज किया, बल्कि हम उसको अपॉर्चुनिस्टिक, हम खुद अपॉर्चुनिस्टिक रहे हैं। आप देखें ना, जब अमेरिका को हमारी जरूरत पड़ी है हमने उस वक्त में सबसे ज्यादा अय्याशी की है। हमारी इकोनॉमी सबसे ज्यादा स्ट्रांग, क्योंकि डॉलर्स आते हैं वहां से, इतना पैसा आता है कि हम अपनी मिलिट्री को सस्टेन कर पाते हैं, क्योंकि इस रीजन में स्ट्रांग मिलिट्री के अलावा आपकी नेशनल इंटेग्रिटी कभी भी सेफ नहीं है। ये बात आप ध्यान में रखें। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है, मैं करना चाह रहा हूँ। क्वेश्चन ये है सर कि हम पाकिस्तान को, जैसे आप बता रहे हैं कि हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है वो इंडियन ओरिएंटेड थी। जी सर इस सारे अरसे में आप ये प्लीज बता दें कि आया इंडिया जो है वो कौन से ब्लॉक, टिल्ट आपने बता दिया कि उसका यूएसएसआर की तरफ था, लेकिन इतने सारे अरसे में यूएसए ने कैसे इंटरेक्ट किया इंडिया के साथ, या देखे ना वो कैसे न्यूट्रल होके आगे चले गए? क्या वो इकोनॉमिकली काफी स्ट्रॉन्ग थे? अच्छा, मैं आपको बताता हूँ कि शुरू में यूएसए ने पाकिस्तान को यूज किया
in order to redefine its relations with China. यानी यूएसए का शुरू में इंडिया इंटरेस्ट नहीं रहा, सीधी सीधी जरा सुनिए, यूएसए का शुरू में इंडिया इंटरेस्ट नहीं रहा, लेकिन उस स्टेज पे 70s में यूएसए was eager to have relations with China, and at that time Pakistan was the only country which favored USA, which made these two countries to be on the table. पाकिस्तान ही वो वाहिद मुल्क था जिसने इन दोनों को टेबल पे बिठा दिया to redefine their relations, to have good ties with each other. लेकिन अब इस सारे अरसे में दुनिया के डायनामिक्स चेंज हुए। मैंने आपको एक बात बताई कि 45 में दुनिया बाइपोलर हुई, दुनिया में दो पावर पोल्स बने सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद। सेकेंडरी वार सिर्फ एक मिनट दीजिए, सिर्फ एक मिनट। सेकंड वर्ल्ड वॉर मुझे नहीं दुनिया के दो पोल्स बने। जी जी आप बोल ले, मैं सुनता हूँ। सर वो आपने कहा था कि हमने इंडिया से खुद मसले किए थे, आप फिर आवाज नहीं आ रही सर, आप वो बता रहे थे कि हमने हमारी गलतियां इंडिया के साथ, वो आपने बताया नहीं सही से, कौन सी जी वो मैं बताता हूँ, वो पॉइंट भी बताता हूँ, अभी यहाँ होल्ड करें सिर्फ एक ओके सर। मैं पहले उनके सवाल का जवाब दे दूं तो 45 सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया बाइपोलर हुई, एक पावर पोल था यूएसए, दूसरा पावर पोल था यूएसएसआर। आपको पता है कि 1991 तक दोनों के दरमियान कोल्ड वॉर चलती रही। 1991 में यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ, सुने जरा, यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ और दुनिया यूनिपोलर हो गई, यानी बाइपोलर से दुनिया यूनिपोलर हो गई, यानी दुनिया में एक सुपर पावर रह गई, दैट वाज यूएसए। लेकिन अब जो आप बात कर रहे हैं कि यूएसए और इंडिया का आपस में रिलेशन जो है, उसकी वजह ये है कि अब दुनिया मल्टीपोलर हो चुकी है, सिर्फ और सिर्फ वजह ये है। जी जी आप दरमियान में बोलेंगे तो मैं सही तरीके से आंसर नहीं कर पाऊंगा। अब मुझे इन दो सवालों का जवाब दे लेने दें, सिर्फ एक मिनट है। उनके सवाल ये था कि अब इंडिया और यूएसए आपस में क्लोज हो गए हैं और पाकिस्तान रशिया की तरफ देख रहे हैं, इसकी क्या वजह? मैं आपको बता रहा हूँ कि 1991 में रशिया डिसइंटीग्रेट हुआ, दुनिया यूनिपोलर हो गई, उसके बाद दुनिया में एक इकोनॉमिक रेवोल्यूशन आया है जिससे दुनिया मल्टीपोलर हो चुकी है। मल्टीपोलर में कौन कौन से पोल हैं? चाइना खुद एक बहुत बड़ा पोल बन गया, इकोनॉमिक पोल। अब यूएसए जो 70s में चाइना के साथ रिलेशंस चाह रहा था, which was have good ties with China, वो अब उसको अपना सबसे बड़ा एनिमी समझना शुरू हो गया। सुने जरा, चाइना एक पोल बन गया, इंडिया इज आल्सो वन ऑफ द पोल्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया भी एक, इंडिया भी एक पावर पोल है। अब रशिया जो है दैट इज नॉट टू मच इन्फ्लुएंशियल एज इट वाज बिफोर 1991। तो अब एक्चुअली पोजीशन ये है कि दुनिया के जो पावर प्लेयर्स है ना, वो शिफ्ट हो चुके हैं। यूएसए अब यूएसएसआर से कॉन्फ्लिक्ट की बजाय चाइना के साथ कॉन्फ्लिक्ट है, और चाइना को हाल्ट करने के लिए उसके साथ एक और बड़े प्लेयर का होना जरूरी है। इसलिए यूएसए इज हैविंग वेरी गुड टाइज विद इंडिया, दैट्स व्हाई Pakistan was left with two choices, one in China to which we have very good sweet relations, and second is Russia. That's why Pakistan is also playing a mini game in the region. Sir, sorry, एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी। जी जी मेरा क्वेश्चन बेसिकली सर ये था कि हाउ इंडिया मैनेज टू हैव अ न्यूट्रल फॉरेन पॉलिसी ड्यूरिंग दैट टाइम राइट आफ्टर द पार्टीशन। जी जी बिल्कुल, मैं बताता हूँ। इंडिया ने दो काम किए जिससे वो अपनी फॉरेन पॉलिसी को न्यूट्रल रखने में काफी हद तक कामयाब हुए। पहली वजह तो ये कि एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, ये तो आपने बात सुनी हुई है ना। इंडिया ने 1955 में ही एक ऐसा काम कर दिया जिससे दुनिया को इंप्रेशन ये किया कि यार इट इज द फाउंडर ऑफ द नैम, नॉन अलाइन्ड मूवमेंट का फाउंडर है। उसमें कौन कौन लोग थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जमाल अब्दुल नासिर फ्रॉम इजिप्ट, फिर डॉक्टर स्वीकारनो फ्रॉम इंडोनेशिया। ये तीन चार लोग ऐसे बंदे थे जिन्होंने नैम की बुनियाद रखी। नैम क्या है? नॉन अलाइन्ड मूवमेंट है। अब एक मुल्क एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसी मूवमेंट की बुनियाद रख रहा है जिसका नाम ही न्यूट्रल है, नॉन अलाइनमेंट। नॉन अलाइनमेंट का मतलब है कि वो किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं है,
तो अब इंडिया ने एक ऐसा स्टेप लिया दैट वाज वेरी ट्रिकी एट दैट टाइम, इसमें कोई शक नहीं है कि उसने ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम रखा नैम, नॉन अलाइन मूवमेंट, कि हम ना कैपिटलिस्टिक ब्लॉक में जाएंगे ना हम कम्युनिस्ट ब्लॉक में जाएंगे, बल्कि हम चंद ममालिक का ऐसा ब्लॉक बनाएंगे जो किसी भी ब्लॉक का हिस्सा नहीं होगा। हालांकि अगर देखा जाए तो प्रैक्टिकली इट वाज आल्सो अ ब्लॉक, अगर देखा जाए तो दैट वाज आल्सो अ ब्लॉक, लेकिन आप बात क्या कर रहे हैं कि हम किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं है। तो इस चीज ने, नैम के बनने ने इंडिया की परसेप्शन दुनिया के सामने इस तरीके से पोर्ट्रे की कि इंडिया इज अ न्यूट्रल कंट्री। एक्चुअली इट वाज हैविंग वेरी क्लोज डिफेंस, इकोनॉमिक as well as political ties with USSR. I hope I have answered your question. Sir, thank you very much. जी, तो मेरा ख्याल है आज के लिए काफी है। मैं तकरीबन पिछले 2 घंटे से बोल रहा हूँ, अब तो मेरा गला भी बैठ गया। आप लोग के अगर क्वेश्चंस हैं तो आप चैट में छोड़ दीजिए, या आप उसामा भाई को दे दीजिए अपने क्वेश्चंस, या चैट में से वो खुद नोट कर लें। मैं उनके प्रिसाइज से आंसर्स बना के आप लोगों के साथ नेक्स्ट लेक्चर में पहले शेयर करूंगा, और कुछ कोशिश करेंगे कि वीकेंड के ऊपर जिन लोगों की क्वेरीज हों उनको हम एड्रेस करें, ताकि जो लोग क्लास में लेट आते हैं या जो लोग बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहे हैं, जिनको ज्यादा वक्त की जरूरत है, जो चाहते हैं कि हम ज्यादा चीजें गेन करें, टाइम हमारे पास कम है, तो हम इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर उनको वीकेंड के ऊपर एक छोटी सी क्लास बना के उनके आंसर्स को भी एड्रेस कर दिया करेंगे लोगों के। क्योंकि आपको पता है 2 घंटे बोलने के बाद कुछ 2-4 क्वेश्चन मैंने आंसर किए हैं, लेकिन अभी मैं 10-15 मिनट और बोल सकता हूँ। अगर तो चंद क्वेश्चन है तो मैं अभी एड्रेस कर सकता हूँ, लेकिन ये है कि हम म्यूचुअल कंसल्टेशन से एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके, क्योंकि डॉक्टर नईम साहब आपको ये बात बता चुके हैं कि हमारे पास एकेडमिक पोर्शन है, हम एकेडमिक्स को डील कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन उसामा भाई और उमैर भाई के हाथ में है। उनके साथ कंसल्टेशन से हम वीकेंड के ऊपर एक छोटी सी क्लास रख लेंगे जिसमें आप लोगों के पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स के हवाले से जो सवालात होंगे, जो हमने पढ़ लिया है, जो अभी पढ़ना है, जो आप पूछेंगे, आई एम हियर टू आंसर इंशाल्लाह, और आप लोगों को इंशाल्लाह सेटिस्फाई करूंगा। ओके सर, थैंक यू। सर थैंक यू। कल तक के लिए आप इजाजत दें, कल इंशाल्लाह आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। कल एक लेक्चर मेरा होगा, एक सलमान साहब का है, और एक हमारी मैडम है। टाइमिंग क्या होगी कल? कल 8 बजे ही लेक्चर होगा, कल चूंकि जुमा है। कल सलमान मलिक साहब का एक लेक्चर है, एक मेरा लेक्चर है, और एक हमारी मैडम माहम है, उनका लेक्चर है। वो सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे का लेक्चर देंगी कि हाउ यू पीपल हैव टू गो थ्रू CSS, हाउ यू पीपल हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर CSS, हाउ यू कैन make your expression better, how can you refine your expression, how can you make habit of reading, आप किस तरीके से रीडिंग हैबिट्स अपनी इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे आप अपने आप को 6 महीनों में लेके चलेंगे, और कैसे आपने अपना एक्सप्रेशन इंप्रूव करना है, इंग्लिश को किन किन फेजेस में लेके चलना है। तो मैं आप लोगों को ना सिर्फ करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स पढ़ाऊंगा, बल्कि कुछ ऐसे भी मैं आपको करवाऊंगा, और इतने अच्छे तरीके से करवाऊंगा कि यू पीपल विल गेट इंशाल्लाह अ होलिस्टिक व्यू ऑफ द एसे, और किसी तरह का भी कोई ऐसे आपके सामने आ जाएगा, यू पीपल विल बी एबल टू अटेम्प्ट, यू पीपल विल इंशाल्लाह रॉक, आई प्रॉमिस यू पीपल विल डेफिनेटली एंजॉय इंशाल्लाह सर। सर टाइमिंग 8 बजे की होगी टाइमिंग सर? कल 8 बजे इंशाल्लाह, 8 से 11 बजे का टाइम आपको पता है। कल 1-1 घंटे का लेक्चर होगा, सलमान साहब का 1 घंटे का लेक्चर होगा, 1.5 घंटा मेरा लेक्चर होगा, और आधा घंटा मैडम का लेक्चर होगा।